हेलो एवरीवन। सो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चंस, राइट। तो अब हम इस क्वेश्चन पे थे, तो करते हैं इस वाले को। इसमें उसने बोला है कि इफ़ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इस पूरे की बार 31 है। और बोला गया है कि इसका जो एक्सपेंशन है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है, मतलब ए जीरो एक्स की बार माइनस 62 से शुरू होगा ये। और ऑब्वियसली यहीं से ही शुरू होना भी चाहिए उसको, क्योंकि अगर तुम देखते हो तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है। अच्छा, अगर इसकी डिग्री देखेंगे तो वो तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 × 31 करोगे तो 62 ही जाने वाला है। पर जो सबसे पहला टर्म होगा, जो इसका सबसे पहला टर्म होगा वो ये हो सकता है ना, सबसे लीस्ट डिग्री होगी वो ये वाली होगी। 1/x² की पावर 31 जब होगा तो आ रहा होगा क्या, एक्स की पावर -62। तो ये वो वाला टर्म है, ठीक है। सही है, नहीं समझ में आया? चलो फिर से समझाते हैं। मतलब अरे ऐसे है ना, ये इतने सारे ब्रैकेट्स होंगे जो कि कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ये एक्चुअल में 31 बार मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है। यही तो हो रहा होगा, ये 1/x²। तो जब ये 1/x² दूसरे वाले 1/x² से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इस वाले से, फिर ये वाला इस वाले से, ऐसे करते करते 31 बार जब होगा तो बनेगा 1/x², राइट। तो वो यहाँ लिखा हुआ है, सही है। तो ये शुरुआत इसकी इसलिए ऐसे यहाँ से हो रही है, a0 x² से। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए अभी भी ये नॉर्मल क्वेश्चन ही है, क्योंकि हमें पता है कि इसने सिंपल ऑड के लिए सम पूछा है। तो मैं ये कैसे करता हूँ, मैं ये पहले नॉर्मल सम निकाल लेते हैं, यानी कि a0 प्लस a1 प्लस a2 एंड सो ऑन टिल a124। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा, सिंपल वन डाल दो इसमें, 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 4, तो 4 की बार 31। फिर इसमें एक बार -1 डाल दो, यहाँ तो तुम डाला x = 1, यहाँ डाल दो x = -1। -1 डालते ही क्या हो जाएगा, a0 - a1 + a2 - a3। एक बार चेक करने में भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। देखो ये इवन है ना, ये इवन है और ये ऑड है, इस वजह से यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। ऐसे चलती रहेगी पूरी सीरीज। और इसका आंसर कितना आएगा, देखो ये 1 ये -1, ठीक है। फिर ये +1 + 1 यानी कि +2 हो गया, वही खत्म। तो 2 की पावर 31 हो गया, 2 की पावर 31। अच्छा ये क्या बन गया, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में है 2 की पावर 62 एक्चुअल में ये, ठीक है। अगर मैं अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, सारे इवन वाले अपने आप खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ऑड वाले बचेंगे। a1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये ऐसा आ गया 2 टाइम्स a1 + a3 + a5, ठीक है। और ऐसे करते करते आखिरी वाला a123 होगा, 124 नहीं होगा, क्योंकि ऑड होना चाहिए इस वजह से, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 62 - 2 की पावर 31। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, 2 की पावर 31, 2 की पावर 31 -1, और फिर ये डिवाइड बाई 2 भी लगेगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 30 हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। अगर मैं इसमें x = -1 डालूंगा तो ये हो जाएगा -1, ये भी हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +1, तो ये हो गया +2, ये हो गया -2। तो यानी कि आंसर कितना आ गया, 0, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पर, ये 2 की पावर 31 नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर 0 आ गया तो इन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिर्फ 2 की पावर 62 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और जब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 की पावर 61, 2 की पावर 61। अब उसने मुझसे बोला कि इट इज़ डिविजिबल बाय, ये किससे डिवाइड हो जाएगा। तो 2 की पावर 61 एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखे थे, ऑप्शंस में कुछ इस टाइप से था। एक तो दे रखा था 2 की पावर 61, दूसरा दे रखा था मान लो 2 की पावर 57, तीसरा दे रखा था 2, और चौथा दे रखा था नन ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या ये 2 की पावर 61 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल बड़े आराम से हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 की पावर 61 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो मतलब तुम्हारा सिंपल इंटीजर आंसर आना चाहिए जब भी डिवाइड करो, तो इससे हो जाएगा। अगर मैं 2 की पावर 61 ले रहा हूँ, यहाँ नीचे डिवाइड करता हूँ 2 की पावर 57 से, तो कितना आंसर आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 61 है ये, तो 2 × 2 × 2, और यहाँ पर आएगा 2 की पावर, फिर यहाँ पर आएगा 2 की पावर 57, ठीक है। तो 2 की पावर 57 ने इसको काट दिया, सिंपल आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो ये भी एक इंटीजर आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा एंड सिमिलरली ये भी हो जाएगा। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे तीनों ऑप्शंस, ठीक है। ये समझ में आए ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर थ्योरी में एक बार करेंगे इस चीज़ को, डिविजिबिलिटी वाली चीज़ को। इसका मेथड समझ में आना चाहिए और शायद उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, इतनी बार कर लिया ये वाला तो कि इसमें कोई डाउट होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए जी बिल्कुल, अब इधर आ जाओ। इफ़ सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन दिस थिंग इज़ 243। अच्छा एक मिनट, इसको खत्म करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये जो हम लोगों ने ये इस टाइप का भी किया है, ये एक और टाइप बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, बायनोमियल थ्योरम एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे सबसे आखिरी में, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करने वाले हैं सारे चैप्टरों से, ठीक है। तो वो जो टॉपिक होगा उसके अंदर मैं ये सब पढ़ा दूंगा तुम्हें, और ये बहुत ज़्यादा वाला यूज़ होता है, मतलब बायनोमियल थ्योरम और कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत अच्छे से शादी हो रखी है ऑलरेडी, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, बल्कि बन क्या सकते हैं, आ भी चुके हैं IIT में, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम लोग वहीं पे करेंगे, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना एकदम से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा दे रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, फिर से वो कुछ इस टाइप का दे देगा तुम्हें जो तुम्हें लगेगा कि अरे यार ये तो मुझे आता है, इसमें तो मैंने PhD कर रखी है। पर वो तुमसे पूछेगा क्या, वो तुमसे पूछ ये सब सकता है कि प्रूव करो कि ये जो चीज़ है ये इसके बराबर है, ठीक है। तुम्हें ये नहीं निकालना आता है a0 - a2 + a4, ये सब चीज़ें नहीं सीखी हम लोगों ने निकालना अभी तक। ये हम सीखेंगे किसमें, ये हम सीखेंगे सब आपका उसमें
जब हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। देखो A0 प्लस A3 है, ये A2 नहीं है, तो ये हमें नहीं आता, ठीक है। फिर सिमिलरली में ये भी नहीं आता, कैसे करते हैं A1 A4, है ना। A0 A4 तुम देख रहे हो 4 का डिफरेंस आ गया इस बार, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें हैं हमारे पास, और हमारे पास देखो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, 6 का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। और तुम देख पा रहे हो कि कॉस n पावर आ रहा है, मतलब देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रही है एलजेब्रा वाली चीज़ में। सही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर हम उससे करें, क्या कहते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो जल्दी हो जाती हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। अरियंत अगर तुम बुक खोलते हो तो उसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन ये है कि वो तुम्हें दिखेंगे नहीं एकदम से, ये भी बात सच है कि वो सिर्फ मैं पहचान सकता हूँ कि हाँ यार इसमें ये इस जगह पे कॉम्प्लेक्स नंबर लग जाएगा। और सिर्फ अरियंत नहीं, मैं सिर्फ अरियंत की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। तो वो सब मैं सबका कलेक्शन करा करके कॉम्प्लेक्स नंबर में कराऊंगा, ठीक है। तो उसमें अगर तुमसे वो क्वेश्चन ना हो तो ये मत समझें कि मैंने छुड़वाए हैं, वो मैंने इंटेंशनली छोड़े हैं कि मैं बाद में करा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला है, और भी बहुत सारे, सो मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और सिर्फ इसी वैरायटी में नहीं बनते हैं, और भी जो तुम्हारे अलग टॉपिक हैं। तो ये तो एक टॉपिक हो गया कि जो हम कर रहे हैं इस टाइम पे कि सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, इसके अलावा और भी जगहों पे कॉम्प्लेक्स नंबर लग सकता है, ठीक है। परफेक्ट, तो ये मैंने यहाँ पे बात कर ली है। अच्छा जी, चलो अब, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं ना शायद, मुझे याद आ रहा है। पहले कौन सा करते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे ना। चलो, इफ सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन दिस थिंग इज 243, तो पहले तो सम ऑफ कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 प्लस 2/1, सिंपल एक्स को क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 1 + 2 यानी कि 3 की पावर n, सिंपल, ठीक है। तो इसका सम ऑफ कोएफिशिएंट कितना होगा, 3 की पावर n होगा, और क्या, सही है। तो 3 की पावर n जो है वो बेसिकली 243 के बराबर है, और 243 कितना होता है, 3 की पावर 5 के बराबर, यानी कि n कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो बोला टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना। ये अब ये तुम अपने आप निकाल सकते हो, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, सिंपल सी बात है एक तरीके से। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये ऐसा आंसर आ रहा है यहाँ पे, ऐसा वाला, इसकी बार 5 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लो, तो एक्स की बार 10 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 + 2 डिवाइड बाई एक्स की बार 5 होल की बार 5। अब तुम्हें इसमें से क्या चाहिए, तुम्हें इसमें से एक्स की बार -10 चाहिए, तो इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो एक्स की बार -10 आ जाएगा, यानी कि 5c2, है ना। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए ना तुम्हें, तो जब एक्स की बार -10 आएगा तो इससे कट जाएगा, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 5c2, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, बस यही आंसर है इसका, ठीक है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए तो हमने उस मेथड से कर लिया अपना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने। यहाँ लिखा हुआ है इफ सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन दिस वन इज 4096, यानी कि a + b, यानी कि हम तो इसको भी 1 मान लेंगे, इसको भी 1 मान लेंगे, तो 1 + 1 2, तो 2 की बार n जो है वो बराबर है 4096 के। अब मुझे ये तो याद होगा जहाँ तक है कि 2 की बार 10 जो होता है वो होता है 1024, तो अगर इसको मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 2048, एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 की बार 12 बन जाएगा, 2 की बार 12 क्या हो जाएगा 4096, इसका डबल, ठीक है। तो ये 2012 लिखा हुआ है, 2 की पार 12 लिखा हुआ है, यानी कि n कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। ये तो तुम्हें याद करके रखना चाहिए कि 2 की बार 10 जो होता है वो 1024 होता है, जिससे कि हम काफ़ी सारी चीज़ें डिराइव कर सकें लगे हाथ। अच्छा जी, अब उसने क्या बोला है ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, तो ये हम सीखेंगे जब, तब तुम कर लेना इस क्वेश्चन को, है ना। पर ये हो जाएगा बड़े आराम से, सिंपल इसका आधा करना होता है बेसिकली, वो हम देख लेंगे। तुम्हारा सिंपल क्वेश्चन बस यहाँ पे इतना सा था कि n तुम्हें क्या चाहिए 12 चाहिए, उसके बाद तो ये क्वेश्चन हो ही जाएगा, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। इन एक्सपेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को, समझाने में भी बहुत मजा आएंगे इसमें, आ जाओ अभी। तो इसका एक्सपेंशन देखो, तो अगर मैं इस वाले को देखता हूँ इन एक्सपेंशन ऑफ, ये जो पूरी चीज़ें रखी है, तो ये जब मैं पूरा खोल दूंगा, पूरा का पूरा खोल के लिख दूंगा पूरा का पूरा, तो उसमें जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनका सम पूछा है इसने मुझसे, है ना। सुनने में लग रहा है कि कितना खतरनाक, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना टफ क्वेश्चन है ना, ऐसे लग रहा है ना सुनने में। पर हम तो इसको फिर से वही करने वाले हैं जो अभी तक हम कर रहे थे। अभी तक हमने क्या देखा था, पहले तो ये बताओ कि इसकी डिग्री कितनी है, तो एक्स की बार 1 है, ये एक्स की बार 2 है, ये एक्स की बार 3 है, और ऐसे करते करते एक्स की बार 2n है, यानी कि डिग्री कितनी हो गई इसकी, जब ये एक्स की बार 1 इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, फिर ये एक्स क्यूब से, फिर ये एक्स की बार 4 से, फिर ऐसे करते करते ये एक्स की बार 2n से, बेसिकली एक्स की बार में 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते कहाँ तक 2n तक। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा आंसर इसका 2n × 2n + 1 डिवाइड बाई 2, अरे n × n + 1 डिवाइड बाई 2 होता है ना इसका सम, तो ये इसकी डिग्री है, ये इसकी डिग्री है, बेसिकली 2 ने इसको खत्म कर दिया, तो n × 2n + 1 आ गया, जो भी आ गया। सही बताऊँ तो इसमें डिग्री निकालने की जरूरत भी नहीं थी। अगर तुम सोचो जब इसको खोल के लिखेंगे तो क्या आएगा a0 + a1x, फिर प्लस में a2x का स्क्वायर, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा इसका अभी डिग्री कितनी आई थी, डिग्री आई थी n × 2n + 1, उतने टर्म्स होंगे इसके अंदर, और यहाँ होगा x की पावर n × 2n + 1, उससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। हम तो बस इतना देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए होंगे इस टाइप से, और अब मुझे सम क्या चाहिए, मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ कर रहा है सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, यानी कि a0 + a1 + a2 एंड सो ऑन टिल ये जो भी आखिरी वाला टर्म होगा इसका an जो भी, ठीक है। इसका सम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सिंपल x = 1 डाल के, यानी कि तुमने x = 1 किसमें डाल दिया LHS के अंदर, तो बस जैसे ही तुमने ये चीज़ समझ ली
तुरंत काम तमाम हो गया यहाँ पर, है ना। ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। अब तुम डायरेक्टली बोलेंगे यहाँ पर क्या डालना है, सिंपल x इक्वल्स टू 1। तो पहला वाला बंदा क्या देगा, 1 डालते ही 2 देगा, ये क्या देगा 3 देगा, नेक्स्ट वाला क्या देगा 4 देगा, इसके बाद वाला क्या देगा 5 देगा, और ऐसे करते करते आखिरी वाला कितना देगा, आखिरी वाला देगा 2n+1। कैसे, देखो ये है x की बार 1, ये है x की बार 2, इसके आगे हुआ x की बार 3 एंड सो ऑन टिल 2n, यानी कि 1 2 3 ऐसे करते करते 2n। तो ये कितने टर्म्स हैं, ये 2n टर्म्स हैं और फिर ये 1 भी है, तो टोटल ये एक ब्रैकेट में कितने टर्म्स हैं, 2n+1 टर्म्स हैं। सही है। अब शुरुआत कहाँ से हुई है, एक मिनट, ये 2n+1 बेसिकली कुछ ऐसा हो रहा है, ये 2 × 3 × 4 × 5 × 6 ऐसे करते करते आखिरी तक जा रहे हैं हम लोग 2n+1 तक। यहाँ पे एक फालतू का 1 लगा लो तो कोई फर्क थोड़ा पड़ जाएगा। तो तुम समझ गए कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2n+1 का फैक्टोरियल। बस यही इसका आंसर है। सम ऑफ कोफिशिएंट्स कितना, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या है इसका, 2n+1 फैक्टोरियल। सही है। तो तुम्हें यहाँ पे इतना दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं एक्चुअल में, पता क्यों, अगर मैं यही सेम चीज़ यहाँ लिखता जो सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ये वाला सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस थिंग, तो तुमने अपने आप ही क्या करा था, x को 1 डाल दिया था, p और q को 1 डाल दिया था, x y z को 1 डाल दिया था, और यहाँ पर x को भी 1 डाल दिया था। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे लिख लो तुम, क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी को, 1+x ठीक है, और फिर क्या 1+ आपका क्या 1+x+x² जो भी था वो पूरी की पूरी चीज़ लिख डालो यहाँ पे। क्या करना है, सिंपल 1 डालना है, सोचना ही नहीं था तुम्हें इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा, सिंपल 1 डालना था इसमें। सम ऑफ कोएफिशिएंट जब भी वो पूछ ले 1 डाल के आगे बढ़ना है, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसको और भी अच्छा बना सकता हूँ इस क्वेश्चन को, सेम टू सेम क्वेश्चन को, 1+x तो आ गया था अपना, ठीक है। हम चाहे तो उसमें और भी एडिशन कर सकते हैं, 1+x है ना, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1+2x² + 3x³, ठीक है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, फिर मैं कर सकता हूँ 1+2x² 3x³ + 4x⁴ एंड सो ऑन टिल, इसमें कुछ n करके कर दूंगा, फिर यहाँ पे 1 1 1 डाल के काम चला सकता हूँ यहाँ पर भी मैं, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है, सीधी बात क्या है, हमें सिंपल x = 1 डालना है, हमारा काम तो उतना ही था बस, ठीक है। तो वो भी हो गया, इससे तुम्हारा बड़ा दिमाग खुला होगा मेरे हिसाब से। अगर यहाँ तुम्हारा दिमाग खुल चुका है तो अब तुम ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो, कौन सा वाला कहाँ चला गया, वो मैंने कहीं लिखा था, हाँ ये डाला 29th वाला। इफ सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स, इसके अंदर इवन पावर्स का जो सम है वो 61 है, तो फिर n कितना होगा। हाँ भाई, फिर से मर गया तुम इनकी खूबसूरतियाँ देख के, क्यों, है ना, खत्म हो गया तुम्हारा काम। तुमने देखा अरे भाई ये कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, है ना, ये तो अपने को आता ही नहीं है, ये तो सिखाया ही नहीं है। अबे यही तो सिखा रहा था इतनी देर से यार। सुनो, इवन पावर्स का क्या मतलब है, मतलब x² है ना, और क्या है x⁻0 x⁻4 इस टाइप का कुछ, इनका कोएफिशिएंट कितना आएगा, मान लेते हैं इसको जब सॉल्व करोगे तो एक a0 आ रहा होगा, फिर a1x आ रहा होगा, a2x² आ रहा होगा, ठीक है, एंड सो ऑन टिल आखिरी में कुछ भी आ रहा हो, हमें मतलब नहीं है, मैं अब निकाल भी नहीं रहा इसकी डिग्री, ठीक है। इवन पावर के सम का मतलब क्या है, a0 + a2 + a4 + a6 + ... राइट, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए अब निकालो, अब तो निकाल दो, नहीं निकाल पा रहे हो, चलो मैं निकाल दे रहा हूँ। कितना आएगा भाई, a0 + a1 + a2 + a3 ऐसे करते करते अगर मैं निकालूँ तो कितना आएगा, इसमें 1 डाल दो, इस पूरे में 1 डाल दो, बस, है ना, सिंपल x = 1 डाल दो तो सारे कोएफिशिएंट का सम आ जाएगा, ठीक है। अब और सुनो, ये क्वेश्चन आया मेंस में 2020 में, ये कोई मैं अलग से तुम्हें टाइप नहीं करा रहा हूँ, एक्सक्लूसिव चल रहा है पूरा लेक्चर, लिख के दे रहा हूँ, किसी ने नहीं कराया ये सब। और जब ये क्वेश्चन आया होगा जाके देख लो, सब बोलेंगे बेटा बहुत टफ क्वेश्चन था, टफ इन द सेंस कि बेटा ये आपसे नहीं हो पाएगा, ये मीडियम क्वेश्चन था, ये मीडियम टू वो था, कोई ईजी नहीं बोलेगा इसको, मेथड तो बहुत ईजी है इसका, ठीक है, पर मैं तो इजी बोलूँगा बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के, क्योंकि मेरे टाइप में ही बहुत पहले से है, ठीक है ना। हाँ ये क्वेश्चन नहीं है, एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं है, पर ये टाइप तो थी, और मैंने बल्कि अभी मैं तो दिखाता हूँ इसका भी एक और टफ क्वेश्चन कराता हूँ, ये तो बल्कि सिंपल है काफ़ी। तो इससे तुम्हारा काफ़ी दिमाग खुलना चाहिए मेरे हिसाब से, और ये भी समझ में आना चाहिए कि जो चीज़ें मैं तुम्हें करा रहा हूँ वो नहीं है कि तुम बोलो कि अप्रोप्रिएट नहीं है। जब मेंस पूछ रहा है भाई साहब, मेंस पूछ रहा है ये, सही है ना। अब सोच के देखो, जितनी मेहनत मैं अभी करा के लाया हूँ मैं, अगर उतनी करा के नहीं लाता तो तुम ये कर लेते, नहीं करते। और मुझे अभी इसके लिए पूरा एक अलग से लेक्चर बनाना पड़ रहा है, नहीं बनाना पड़ रहा है, 1 घंटे का मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ के ऊपर, और अब मैं अभी और फिर से पढ़ा रहा हूँ। उसका रीज़न यही है कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, पहली चीज़, दूसरा इंपॉर्टेंट भी है, मतलब जेई पूछ लेगा इसको कभी भी, और वो बिल्कुल भी ये नहीं खाएगा कि हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, कि हमने किसी बुक में नहीं दे रखा, कि आज तक कभी पूछा नहीं है, सही है। तो इन सब चक्करों में तो रहने दो कि भैया हम एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ एडवांस लेवल रहे हो, पर तुम देख पा रहे हो कि मेंस ने भी पूछ लिया, और ये भी नहीं कोई बहुत सालों पहले पूछा था, अभी पूछा है 2020 में, जनवरी के पेपर में पूछा है, जाके देख लो जाके, ठीक है ना। तो समझो इस बात को। खैर है तो बहुत सिंपल ना, सिंपल क्या, सिंपल सम निकाल लो इसका। सिंपल सम कितना आएगा, देखो ये कितना है, 1 -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन टिल आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में आएगा +1, क्योंकि ये ऐसा वाला है। अब देखो
1 माइनस वन खत्म, 1 माइनस वन खत्म, 1 माइनस वन खत्म हो जाएगा, ऐसे करते करते पेयर बनेगा। पर प्लस 1 को मारने के लिए एक माइनस 1 चाहिए था, तो ये तो फिलहाल 1 ही बन गया, सिंपल सा। अगर मैं इधर की बात करूँ तो ये बहुत ही सिंपल है, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2, तो ये कितने टर्म्स लिखे हुए हैं 2n, और ये एक 1 और है, तो ये टोटल 2n प्लस 1 टर्म्स लिखे हुए हैं और हर एक 1 है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, ये पूरे के अंदर अगर मैं 1 डाल दूँ तो आंसर कितना आएगा 2n प्लस 1। तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स कितना है 2n प्लस 1, अगर मैं सम ऑफ कोफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ तो। पर तुम्हें भी पता है कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं जिसमें लोगों ने ये चीज़ निकाली है, और ये चीज़ निकालने के लिए हमने इसका ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन वाला भी कंसिडर किया है। तो a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3, ठीक है, प्लस में डॉट डॉट इक्वल्स टू, ये कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, तो मैं सिंपल x इक्वल्स टू माइनस 1 डाल देना है, और क्या। अच्छा, माइनस 1 जैसे ही डालोगे ना तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1, ये भी बन जाएगा प्लस 1, ये भी बन जाएगा प्लस 1। तो अब इसका आंसर कितना आएगा, अब इसका आंसर आएगा 2n प्लस 1, और ये एक तरीके से रोल दोनों ने रिप्लेस कर लिया, और इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 2n प्लस 1, आंसर फिर से क्या आ रहा है 2n प्लस 1। और अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा जिससे कि ये खत्म हो जाए, तो ये और ये खत्म, फिर ये और ये खत्म, एंड सो ऑन। तो आखिरी में ये जब जुड़ेगा तो कितना आएगा 4n प्लस 2, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 टाइम्स a0 प्लस a2 एंड सो ऑन, जितने भी इवन वाले होंगे वो सारे एक बार में आ जाएंगे। तो जो तुम्हारा इवन वाला जो सम है पूरा का पूरा, ये किसके बराबर हो गया 4n प्लस 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2n प्लस 1। और फिर हमें दे रखा है कि 2n प्लस 1 जो है वो 61 के बराबर है, तो 2n प्लस 1 इक्वल टू 61, तो n कितना आ गया भाई, n आ गया 30। अच्छा, ये निकालना था, तो बस ये मेरा आंसर है। ठीक है, तुम जाके चेक भी कर सकते हो, ये तुम्हारा आया था जनवरी में 7 जनवरी 2020 में आया था ये जेई मेंस के पेपर में। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी इसमें महान नहीं था। ठीक है, बस वही वाली बात है कि जिसने मेरा टाइप कर रखा है पूरा का पूरा वो इसको अटेम्प्ट कर पाएगा, है ना। और अगर अब जेई पूछता है तो यार कम से कम अब तो मत बोलना कि मुझसे अब नहीं हुआ, सही ना, अब हो जाना चाहिए अगर ये आप पूछ लिया, क्योंकि अगर तो मेरे लेक्चर रिवाइज करके जा रहे हैं तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरा 100% पेपर जेई मेंस का इसी में से आएगा, इस लेक्चर सीरीज में से जेई मेंस का। एंड एडवांस का 50% से ज़्यादा पेपर पूरा लेक्चर नोट्स में से आ जाता है, पूरा का पूरा। एडवांस का बोल रहा हूँ मैं, एडवांस का। और बच्चों को 50% जो होता है उसमें से 30 से 40% पेपर हमारा घुमा सा होता है, सिर्फ 3 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं वाकई में, वाकई मतलब कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है उनसे, तो वो तो टॉपर भी नहीं कर पाता। अगर तुम रैंक 1 भी देखते हो तो वो सारे क्वेश्चन करके नहीं आता है, तो वो तुम छोड़ सकते हो, मतलब तुम रैंक 1 ला सकते हो। इस लेवल का मटेरियल पढ़ाने की कोशिश है मेरी, है ना, कोई बोल नहीं सकता, गारंटी नहीं दे सकता कोई भी। तो तुम समझ पा रहे हो कि जो कितने एफर्ट्स डालने पड़ रहे होंगे इस लेवल का पढ़ाने के लिए कि जेई के क्वेश्चन हमारे पेपर इसी में से आ जाए, नोट्स में से आ जाए। ठीक है, बहुत मुश्किल काम है ये बोलना, ठीक है, लाते भी पड़ सकती है मेरे को ये बोलने के लिए। खैर जो भी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ रहा है कि ऐसा टाइप कोई पढ़ा नहीं रहा है आजकल। क्यों नहीं पढ़ा रहा मुझे खुद समझ में नहीं आता कि टीचर लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस है भाई साहब, है ना, मतलब इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं फिर भी ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाते, जबकि ये तुम्हें बुकों में मिल जाएगा, ये तुम्हें हर जगह मिल जाएगा। बल्कि बुक वालों पे भी मुझे बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि बुक वाले क्या करेंगे, मानो तुमने कोई भी बुक खोल ली, मैं एग्जाम्पल के लिए नाम नहीं ले रहा क्योंकि इस बार गुस्से वाली बात है, तुम कोई भी बुक खोलोगे वो एक ही टाइप के क्वेश्चन को एक जगह पे क्यों नहीं कर सकते, उन्हें हज़ारों टाइप के क्वेश्चन बना देंगे और उनको अलग अलग कर देंगे। 100 क्वेश्चन की बात आ रहा है वैसे एक क्वेश्चन सेम टाइप का, उससे क्या होता है ना, दिमाग खराब होने लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ हर क्वेश्चन में कुछ नया हो रहा है। जब 100 क्वेश्चन बाद बच्चा खोल के देखता है, पहला पॉइंट तो खैर जो भी है छोड़ो, जो भी बात कर रहा था मैं, हम क्वेश्चन पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि इस सब मामलों में तो बहुत गुस्सा है कि इतने सालों से पूरी ये जेई चल रहा है और ये लोग सिर्फ टॉपर बैचेस में से कुछ पढ़ा देते हैं, वरना तो उतना भी नहीं पढ़ाते। 26 पे आ जाते भैया, इफ रिकर्शन पॉलिनोमियल्स पी के एक्स आर डिफाइंड एज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इन जनरल समथिंग लाइक दिस, देन द कांस्टेंट टर्म इज व्हाट। अच्छा जी, हमसे ये पूछा जा रहा है, तो ओके पढ़ाया जाए इस चीज़ को। सुनो, एक्चुअल में क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, P1x मुझे दे रखा है एक तो पॉलिनोमियल कुछ इस टाइप से x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, खोल के लिखते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2x नहीं आएगा, माइनस 4x आएगा, माइनस 4x और प्लस में आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यही तो आएगा। फिर है हमारे पास P2x कितना होगा, P2x होगा हमारे पास सिंपल सा आपके पास x माइनस 2 इस पूरे का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली, फिर से अगर मैं इसको खोल के लिखता हूँ तो सोच के देखना ये क्या लिखा हुआ है। ये एक्चुअल में अगर अंदर ही अंदर तुम सोचोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर था, फिर यहाँ पे माइनस 2 हो रहा है और इस पूरे का स्क्वायर हो रहा है। मैं तुम्हें बस कुछ के लिए दिखाऊंगा, फिर तुम अपने आप समझ जाओगे चल क्या रहा है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, मैं पहले जल्दी से क्वेश्चन समझा दूँ। इन्होंने बहुत सारे पॉलिनोमियल्स दे दिए हैं तुम्हें, जैसे कि तुम पैटर्न निकाल सको। ये किसी जेईई में नहीं आया हुआ है, सिंपल बुक का क्वेश्चन है। तो मतलब बेसिकली यहाँ तुम्हें उसने पैटर्न के लिए बहुत सारे पॉलिनोमियल्स के बारे में दे दिया है। फिर बोला कि इन जनरल पॉलिनोमियल कुछ इस टाइप से होगा, और बोला बताओ कांस्टेंट टर्म क्या होगा। अगर मैं इस जनरल पॉलिनोमियल की बात करूँ तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा उसका। ठीक है, तो मैं कांस्टेंट टर्म की ही नोट करते हुए चलूंगा। P1x जो है इसका कांस्टेंट कितना है, 2 का स्क्वायर, यही इसका कांस्टेंट टर्म है, यानी कि 4। सही है, परफेक्ट। P2 के बारे में बात कर लेते हैं। P2 में देखो यार, ये वाला पार्ट तो वेरिएबल है, इसको तो घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। इस वाले को देखते हैं, इसको तुम ऐसे ही रहने दो, फिर बात करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x है। ठीक है, जब मैं इस पूरे का स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर होगा, फिर ये जो कांस्टेंट टर्म है 2 स्क्वायर माइनस 2,
इस पूरे का स्क्वायर होगा और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करके इनके साथ और भी टर्म्स आएंगे, पर कांस्टेंट तो यही रहने वाला है ना, बाकी में तो सब इन दोनों में घिचपिच होती रहेगी। बेसिकली एक्स तो आना ही आना है इन सारे टर्म्स के अंदर। बेसिकली बात ये है कि 2² - 2 इस पूरे का स्क्वायर, दैट इज दी ओनली कोएफिशिएंट, दैट इज दी ओनली आपका क्या कहते हैं इसको, कांस्टेंट टर्म। तो देखो इसका कांस्टेंट टर्म कितना है 2 का स्क्वायर, इसका कांस्टेंट टर्म कितना है 2 का स्क्वायर - 2 इस पूरे का स्क्वायर। इसको भी ऐसे लिखना है थोड़े टाइम के लिए। फिर देखो P3x में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। जो ये चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये पूरी की पूरी, ये तो हम लोगों ने अभी भी निकाल ली, ये इस फॉर्मेट का आने वाला है। ये जो भी आएगा, ये जो भी चीज़ आने वाली है, इसमें कुछ तो एक्स का होगा, कुछ तो एक्स की चीज़ें होंगी। फिर प्लस में एक कांस्टेंट टर्म होगा, क्या 2² - 2 का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे आएगा -2, और फिर इस पूरे का स्क्वायर हो रहा होगा। तो अल्टीमेटली फिर इसका भी स्क्वायर होगा। ये समझ में आ रहा है? चलो एक बार फिर से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। चलो मैं फिर से समझाता हूँ, सुनो। x - 2 का होल स्क्वायर, ये एक्चुअल में जब हम इसको खोलते हैं तो क्या होता है, हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो यहाँ पे रहता है x का स्क्वायर, फिर एक आता है माइनस में 2 टाइम्स x × 2, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर ये जो 2 लिखा हुआ है इसमें कुछ ऐसा हो जाता है, ये +2 का स्क्वायर, एग्जैक्टली ये होता है, ठीक है। इसका कांस्टेंट टर्म जो है वो कितना आया, वो आया 2 का स्क्वायर। अब कंसिडर करते हैं हमारा P2x क्या है भाई साहब, हमारे पास P2x है, वो कुछ ऐसा दिख रहा है हमारे को देखने में, x - 2 का स्क्वायर -2 इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ये ऑलरेडी पता है क्या आने वाला है, ये कुछ ऐसा आएगा, x का स्क्वायर है ना, माइनस में 2x × 2 है ना, फिर प्लस में 2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे लिखा है -2, तो ये आ गया -2, और फिर इस पूरे का स्क्वायर, सही है। अब मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि x वाले टर्म को फिर से a मान लो और इस पूरे टर्म को b मान लो, तो क्या होगा, तो ये जो a है इस a का स्क्वायर हो रहा होगा, इस a का स्क्वायर हो रहा होगा, फिर क्या हो रहा होगा, फिर प्लस में 2ab हो रहा होगा, फिर प्लस में क्या हो रहा होगा, ये b है, ये b का स्क्वायर हो रहा होगा। अब सुनना मेरी बात, ये b का स्क्वायर एक्चुअल में क्या है, b एक्चुअल में क्या था, 2 का स्क्वायर -2 इसका स्क्वायर, राइट। और बाकी ये a क्या चीज़ है, ये a पूरा वेरिएबल वाला पोर्शन है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसी कांस्टेंट से, तो ये ओवरऑल ये भी पूरा वेरिएबल वाला पोर्शन बन गया और ये भी पूरा वेरिएबल वाला पोर्शन बन गया। तो कांस्टेंट क्या आया, सिर्फ ये आया। तो ये जो P2 है इसका कांस्टेंट कितना आ रहा है, 2² - 2 इस पूरे का स्क्वायर, सही है। अब बात करते हैं P3 की, उसके बाद फिर तुम अपने आप ही समझ जाओगे। तो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास x - 2 इस पूरे का स्क्वायर -2 फिर इस पूरे का स्क्वायर, ये हम लोग अभी तक सिर्फ P2 लिखा है। फिर आएगा P3 के लिए -2 और उस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब इतना तो मुझे पहले से पता है। अब इसमें मुझे पता है एक तो कुछ आने वाला है वेरिएबल पार्ट, तो उस वेरिएबल पार्ट को मैंने बोल दिया c, तो यहाँ पे आ गया c, और एक आएगा कांस्टेंट वाला पार्ट। उस कांस्टेंट वाले पार्ट को मैं फिर से लिख रहा हूँ 2² - 2 इस पूरे का स्क्वायर। ये मैंने इतनी चीज़ को लिखा है, और फिर यहाँ पर एक -2 भी आ रहा है, और फिर इस पूरे का स्क्वायर होने वाला है। अब फिर से सुनो, ये तो c लिखा हुआ है, इसको मान लो तुम d मान लो, जब तुम इस पूरे को खोलोगे तो फिर से क्या होगा, ये लिखा होगा c² क्या होगा, फिर से वेरिएबल का स्क्वायर, फिर ये d जो है ये पूरा कांस्टेंट है, फिर एक क्या होगा +2 × c × d, वो फिर से पूरा वेरिएबल हो जाएगा। तो इसका कांस्टेंट वाला पार्ट क्या है, सिर्फ इतना पोर्शन ही तो है कांस्टेंट वाला। तो जो P3 है उसका कांस्टेंट कितना आ रहा है, 2² - 2 इस पूरे का स्क्वायर -2, और ऐसे करते करते पूरे का स्क्वायर, ठीक है। समझ गए, पैटर्न समझ में आ गया। अब मैं इस पूरी चीज़ को हटा रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और हम ज़रा इसको एनालाइज करते हैं। तो जो P1x था, जो मेरा पहला पॉलिनोमियल है, उसका आया 2 का स्क्वायर। जो पॉलिनोमियल सेकंड वाला है उसका आया है मेरे पास 2 का स्क्वायर -2 इस पूरे का स्क्वायर। फिर जो P3 है, P3 उसमें आया है मेरे पास 2 का स्क्वायर -2 इस पूरे का स्क्वायर -2। जिस तरीके से मैं लेकर आया हूँ ना, उससे मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, वरना इसका एक और तरीका भी था, सीधे सीधे बोल सकता था। पर सुनो मेरी बात, अब P4 क्या तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि P4x जो होगा उसका कांस्टेंट कितना होगा। देखो जब P3 था तो 3 बार 2 लिखा हुआ है, तो 4 बार तो पहले लिख दो, उसके बाद एक में स्क्वायर लगा दो, फिर यहाँ माइनस लगा दो, फिर इस पूरे का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस लगा दो, फिर इस पूरे का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस लगा दो और इस पूरे का स्क्वायर कर दो। ये हो रहा है। अब हम एकदम से पूछ लूँ, मान लो P7x, तो क्या हो रहा होगा 2 2 2 2, 4 बार आ गया, 5 बार, 6 बार, 7 बार। इसका स्क्वायर कर दो, माइनस लगा दो, इस पूरे का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस लगा दो, फिर इस पूरे का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस कर दो, फिर इस पूरे का स्क्वायर लगा दो, फिर खचक खचक, ठीक है ना। ऐसे चलता रहेगा ये सेम चीज़, बिल्कुल ऐसे चलना चाहिए ये आगे तक, है ना, पूरा हो ऐसा होगा P7x का कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब सुनना, इसको सॉल्व करने क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ये लिखा है 4, ठीक है। मतलब P1x का कोई कांस्टेंट टर्म कितना आ गया, 4 आ गया। अब जरा P2x को देखते हैं, ये लिखा है 4 4 - 2 कितना हो गया, फिर से 2, फिर 2 का स्क्वायर फिर से कितना आ गया, 4 ही आ गया इसका कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ देखो, ये समझ में आया 4 कैसे आया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ लिखा हुआ है 4, क्या लिखा है ये लिखा है 4 4 - 2 कितना होता है 2 होता है, और फिर 2 ये लिखा है पूरा का पूरा 2 लिखा हुआ है, और 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब इधर सुनो, ये पूरा कितना आ चुका था 4, तो 4 - 2 कितना हो गया, 4 - 2 फिर से 2 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर हो गया, तो आंसर कितना आ गया 4। अब ये पूरा कितना हो सकता है, ये पूरा का पूरा कितना हो चुका है 4। अगेन फिर से क्या हो गया, ये 4 - 2 का स्क्वायर हो गया, फिर से आंसर कितना आ गया
4, ठीक है। तो P4 इसका भी आंसर कितना आ रहा है 4, इसका भी कितना आ रहा है, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, ठीक है। ये मैं कोई पैटर्न नहीं बता रहा हूँ, ये मैं सीधे सीधे लॉजिक से बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि उससे ठीक पहले वाले का आंसर 4 है, मतलब इसमें इसका 4 था, इस वजह से इसका 4 हुआ, इस वजह से इसका 4 हुआ, इस वजह से इसका 4 हुआ। एंड सिमिलरली अगर तुम इधर देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पूरे का आंसर 4 ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि P6x जो होगा उसका कोएफिशिएंट भी 4 ही होगा। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, जब ये पूरा 4 आ गया तो यहाँ लिखा -2, तो 4 -2, और फिर इस पूरे का क्या होने वाला है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो रहा है, यानी कि फिर से 2 का स्क्वायर, यानी कि फिर से 4, यानी कि हर एक पॉलिनोमियल का आंसर कितना आने वाला है 4। तो कांस्टेंट टर्म अगर मैं किसी जनरल पॉलिनोमियल का बोलूँ P के x का, तो कितना होगा 4 होगा, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो इसमें बाइनोमियल वाला कुछ भी नहीं था, पर ये था कि कहाँ पे कराएं, इतने सारे पॉलिनोमियल का जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हम इसी में ही कर रहे हैं, तो मैंने इसी में करा दिया। इसी टाइप का भी एक और क्वेश्चन करवाता हूँ तो मैं तुम्हें मज़ा आ जाएगा, कसम से बता रहा हूँ। मतलब मेरा पॉइंट ये कि जब मैं इस लेवल पे जा रहा हूँ कि आजकल यही के क्वेश्चन मेरे नोट्स में से आ रहे हैं, तो फिर मैं ये सोच रहा था कि यार मैं फिर अपने नोट्स को एकदम उस लेवल पर कर दूँ कि मैं बोल पाऊँ कि हाँ अब तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ एकदम। इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। ये भी बिल्कुल पॉलिनोमियल के ऊपर ही है, पर तुम शायद थोड़ा सा इस पर बोर हो सकते हो, तो लाइन से ही चलते हैं। लाइन में थोड़ा मैंने वैरायटी डाल दिया तो थोड़ा मज़ा आएगा, है ना। आइए और आगे बढ़ते हैं। ये सब तो कहाँ गया मैं, हाँ जी कहाँ पे थे हम लोग, कहाँ पे थे, हाँ जी ये वाला जाइए, ये वाला 27th क्वेश्चन है। 27th क्वेश्चन भी एक इंटरेस्टिंग सिंपल क्वेश्चन है। एस एन दे रखा है 1 + q स्क्वायर, ऐसे करते करते q की बार n तक। तो एस एन कितना हो गया, सिंपल 1 इंटू जी भी बन रहा है जिसका कॉमन रेशियो कितना है q है। तो और टर्म्स कितने हैं, ये टोटल टर्म्स कितने हैं, ये देखो ना, ये देखो q की बार 1 है, ये q की बार 2 है, ऐसे करते करते ये n टर्म्स लिखे हुए हैं। तो ये टोटल कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, n+1 टर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया q की बार, टोटल टर्म्स कितने हैं n+1, तो q की बार n+1 -1 डिवाइडेड बाय q -1। ये हमने जीपी से इसका सम निकाल दिया, ठीक है। तो ये तो मतलब बहुत ही सिंपल था, ऐसे नहीं निकालना, जीपी से निकाल लिया हमने डायरेक्टली, ठीक है। अब क्या बोला है मुझसे, अब बोला कि टी एन जो है वो कुछ इस तरीके से है। तो टी एन भी मैंने कर लिया, टी एन को भी मैं जल्दी से जीपी के फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। यहाँ आ जाएगा 1 इंटू, अब इसका कॉमन रेशियो कितना है, q+1/2 है ना। ये हर तुम देख सकते हो कि q+1/2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो ये बन रहा है q+1/2, इसका कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो की पार कितना होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें भी कितने हैं, n+1, तो यहाँ पे आ गया n+1। कैसे n+1, कैसे q+1/2, इसकी बार 1 हो रहा है, फिर ये 2 है, 1 2 ऐसे करते करते n तक। तो इतने ही हमारे n टर्म्स हो गए थे, और ये एक और टर्म है, तो n+1 टोटल टर्म्स है। तो a की पार, सॉरी कॉमन रेशियो की पार कितना होता है, टोटल टर्म्स, तो वो लिख दिया, फिर -1, फिर क्या आता है कॉमन रेशियो -1, यानी कि q+1 डिवाइड बाई 2 -1। ये मेरा क्या आ रहा है, ये मेरा टी एन आ रहा है, ये मेरा टी एन आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। उसने बोला q कोई रियल नंबर है, हाँ होगा, हाँ सही है। और Q1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि Q1 हो गया तो यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, 1/0 हो जाएगा। चलो इतना क्वेश्चन तो हमें समझ में आ चुका है, और हमारे को एस एन भी समझ में आ रहा है, और हमें TN भी समझ में आ रहा है। अब हम सोचते हैं ये क्या लिखा हुआ है। चलो अब हम निकालते हैं इसको, ठीक है। चलो निकालो इसको, कैसे करोगे। अब ऑब्वियसली बात है, ये पूरा पूरा हम सिग्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो हमने एस एन निकाल लिया है, हमने टी एन निकाल लिया है, और अच्छा यहाँ पे हमने सिर्फ T100 चाहिए, हमें TN नहीं चाहिए। तो T100 निकाल ले, क्या दिक्कत है। T100 कितना आएगा, यहाँ ऊपर करके लिख लेता हूँ, यहाँ पे T100 कितना आएगा इसमें डाल दो। तो q+1 है ना, q+1 की पार 101, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 की पार 101, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पार 101, फिर नीचे आ जाएगा 2 की पार 101, और नीचे क्या आ रहा है q+1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा q+1 -2, यानी कि q-1। तो यहाँ आ गया q-1, और ये जो 2 है ये बेसिकली इस 2 को डिवाइड करके यहाँ पे इसको 100 कर देगा। तो T100 मेरा फिलहाल इतना आ रहा है ना। मैं इसको एकदम अपने बॉक्स में कर सकता हूँ कि अच्छा यार T100 तो इतना आने वाला है ना, T100 हमारा इतना आने वाला है, बाकी मैं रब कर देता हूँ, ठीक है जी। हमारा बिल्कुल ये बड़ा आराम से हमारा ये चीज़ तो आ रही है। अब मैं ज़रा मैं अगर LHS को सिम्प्लीफाई करता हूँ तो कितना आ रहा है, 101 C1 है, और हमें दिख रहा है यहाँ पे 101 है, 101। तो बेसिकली मैं इसको अगर R के फॉर्मेट में लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सिग्मा शुरुआत हो रही है R = 1 से लेकर के, है ना, 1 फिर ये 2 ऐसे जा रहा है 101 तक। तो 101 तक जाएगा ये 101 CR, ठीक है। और फिर साथ में S का भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अच्छा जी, तो S का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन S का चक्कर क्या है कि यहाँ पे होगा, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर देखता हूँ तो यहाँ तो कोई S है नहीं, पर यहाँ पर S1 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे R2 डालता हूँ तो मेरे को यहाँ पर S1 चाहिए, यानी कि R-1 चाहिए, राइट। ये मैं सही सोच रहा हूँ एकदम, ठीक है। ये बस ये इसका आंसर होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो कितना आएगा, 101 C1 S0। तो S0 कितना होगा, बेसिकली तुमने इसमें 0 डाल दिया, तो Q की बार 1 -1 डिवाइड बाय Q -1, तो आंसर कितना आएगा 1। इस वजह से यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, सिंपल 101 C0 आ जाएगा, 101 C1 आ जाएगा। इसके साथ में सिंपल इंटू 1 हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पर कोई S का टर्म नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि S0 जो है वो 1 है, ठीक है। तो सही हमें समझ में आ रही है इतनी बात। अब क्या करें, इसके आगे क्या करें। तो अगर मैं इसको खोल के लिखना चाहूँगा तो ऐसा बन जाएगा, सिग्मा R = 1 से लेकर के 101, फिर ये बन रहा है 101 CR, फिर SR-1 है, तो हमारे पास SR-1 है,
तो वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें हमारे पास एस एन दे रखा था, तो एस आर माइनस वन ये कितना होगा, ये होगा क्यू की पावर, इसमें आर माइनस वन डाल दो, तो आर माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा, क्यू की पावर आर माइनस वन डिवाइड बाय क्यू माइनस वन। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा क्यू की पावर आर माइनस वन डिवाइडेड बाय क्यू माइनस वन। अब क्यू माइनस वन तो यार एक्चुअल में कांस्टेंट है ना, यहाँ पे चलो क्यू की बार आर आ रहा है और आर वेरिएबल है, पर क्यू माइनस वन तो कांस्टेंट है, तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया, उसको हम रखना ही क्यों अपने पास। ठीक है, तो इतना बन रहा है हमारे पास अभी तक। ओके परफेक्ट, चलो जी अब करते हैं इसको सॉल्व। डेफिनेट सी बात है कि मैं 101 सी आर को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ बन जाएगा सिग्मा आर इक्वल्स टू 101, ये बन रहा है 101 सी आर क्यू आर माइनस में सिग्मा आर इक्वल्स टू 101, फिर क्या आएगा यहाँ पे, फिर आएगा 101 सी आर। ठीक है, यहाँ बन रहा है 1/q माइनस वन। ओके, अब ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो ऐसा लिखा हुआ है जैसे एन सी आर एक्स की पावर आर, सही है। और यहाँ लिखा है सिग्मा आर इक्वल्स टू, अगर 0 से n तक होता तो इसका आंसर कितना आ जाता, ये हो जाता सिंपल 1 + x की पावर n के बराबर। ठीक है, ये एक्सपेंशन मत भूलना, ये तो मैंने बचपन से करते हुए आ रहे हैं अभी तक, है ना, ये चीज़ जो है। ठीक है परफेक्ट, तो यही चीज़ हम यहाँ लगा देंगे, बस यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है, और बस x की जगह पे q है। पर अगर मैं मान लूँ कि 0 से ही शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, तो इसमें आएगा 1 + q की पावर n, n कितना है यहाँ पर 101 है, तो यहाँ लगा दिया 101। पर मुझे पता था कि एक्चुअल में ये 1 से शुरू हो रहा है, 0 से नहीं, तो 0 वाला अगर मैं डालूँ तो क्या आएगा 101 C0, q की पावर 0 है सिंपली 1, तो 101 C0 तुमने बेसिकली यहाँ पर ऐड कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस 101 C0। इसमें क्या मतलब तुम्हारी कोई बड़ी बात, इसमें कोई छोटी बात तो हो नहीं गई। ठीक है, अब इस वाले को करते हैं, ये तो हमारा पहला वाला हो गया, हमने अभी इतने वाले को सॉल्व करा है, अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो माइनस में अब ये क्या आ रहा है, ये सोच पा रहे हो क्या चीज़ लिखी हुई है, ये जो इतना सिग्मा लिखा हुआ है ये वाली चीज़, ये एक्चुअल में ऐसा लिखा हुआ है 101 C1 + 101 C2 एंड सो ऑन टिल 101 C101। ये कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा तुम्हें, अरे यार ये तो अभी भी किया है, मतलब इसी टॉपिक में करा है हम लोगों ने, ये रहा ये NC0 + NC1 डॉट डॉट टिल NCN, यही तो चीज़ है भाई। अगर 101 डाल दूँ तो 101 C0, 101 C1, फिर 101 C2 एंड सो ऑन टिल 101 C101, आंसर इज 2 की पावर 101। पर हमारे वाले जो सीरीज़ है उसमें 1 से शुरुआत हो रही है, ये वाला टर्म नहीं है उसके अंदर, तो इसको इधर ले जाओ, क्या नई बात हो गई इसमें 101 C0। ओके ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। अगर मैं इस वाली चीज़ को हटा दे रहा हूँ तो ये इसका पूरी सीरीज़ का ये आंसर है। ठीक है, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस सीरीज़ का आंसर कितना आया था, 2 की पावर 101 माइनस, है ना, 2 की पावर 101 माइनस क्या था यहाँ पे था आपका 101 C0। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस ही है, तो ये एंड ये कट गया। ओके, तो ये नेट कितना बच गया, नेट अगर मैं देखता हूँ तो ये खत्म, ठीक है, एंड ये खत्म, तो यहाँ पे सिंपल सा आएगा, ये ऐसे करके दे देते हैं सीधे सीधे, माइनस में 2 की पावर 101। ठीक है, ये तुम्हारा न्यूमरेटर है, डिनोमीटर कितना अच्छा, डिनोमीटर है अपने पास सीधे सीधे q-1। ये मेरा फाइनल आंसर है इसका, और ये बराबर है इनके हिसाब से, ये बराबर है अल्फा T100 के, अल्फा T100 के। अब T100 क्या चीज़ है ना, T100 हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, तो उसको लिख देते हैं यहाँ पर जल्दी से, है ना। T100 हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल ली थी, तो T100 कितना आया था हमारा, T100 हमारा कुछ इस टाइप से आया था, ये मेरा T100 है, तो ये लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, क्या है q+1 की बार 101, q+1 की पावर 101 माइनस 2 की पावर 101 डिवाइडेड बाय, है ना, यही तो है, देखो ये आ गया। नीचे क्या है, 2 की पावर 100, 2 की पावर 100 q-1, 2 की पावर 100 q-1। ठीक है, अब सुनो, q-1 सेम है, और ये जो पूरी चीज़ है ये भी पूरी की पूरी सेम है। बेसिकली तुम देखना चाहोगे तो ये 2 की पावर 100 को अल्फा को डिवाइड करना पड़ेगा। देखो अगर तुम इसको ऐसे काटना नहीं चाहते तो तुम्हारा ओवरऑल ये बनेगा कि अल्फा जो आ गया वो किसके बराबर आ गया, 2 की पावर 100, क्योंकि ये 1 हो गया। अरे यार ऐसा आ गया ना, 1 = अल्फा डिवाइडेड बाय 2 की पावर 100, ये पूरा का पूरा कट गया, ये खत्म, ये खत्म, सही ना। तो 2 की सॉरी ये 2 की पावर 100 जो है ये नहीं खत्म हुआ था, तो ये इधर आ गया, तो क्या बन गया, अल्फा किसके बराबर आ गया, 2 की पावर 100 के बराबर आ चुका है। दैट इज द आंसर। ठीक है, अब वेरी क्या बोलोगे इसको, सिंपल बोलूँगा या क्या बोलूँगा, मैं मीडियम में डालूंगा इसको, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, सिंपल हमारे फॉर्मूला एप्लीकेशन के ऊपर बेस था। ठीक है, चलो बढ़िया, ऑल राइट। आइए साहब 28 पे आते हैं। 28 वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है भाई साहब, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये ए आर तुम्हारा यहाँ पर क्या बन गया, NCR, सही है। तो इसमें अगर मैं डालता हूँ तो ये क्या बन रहा है, 1 + NCR डिवाइडेड बाय NCR-1। ठीक है, तो कसम से ये सिंपल है ना। तो 1 + N-R+1, ये तो हम कर चुके हैं, मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है, ये R ऊपर आएगा तो ये कट जाएगा, तो याद आएगा N+1/R। ठीक है, N+1/R हो जाएगा ये BR तुम्हारा।
ठीक है। तो अगर ये n+1/r हो गया और फिर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या है भाई साहब अपने पास r = 1 से लेकर के n तक है, और यहाँ लिखा हुआ है क्या n+1 डिवाइड बाय r। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा n+1 जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से लेकर के n, यानी कि n बार, तो आ जाएगा n+1 की बार n, और r जो है वो क्या है 1 × 2 × 3 ऐसे करते करते n तक, यानी कि बेसिकली n फैक्टोरियल, और ये बराबर दे रखा है किसके? 101 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 100 फैक्टोरियल। तो n कितना हो गया? n हो गया तुम्हारे पास 100। ठीक है, सिंपल कंपेयर कर लिया, तो n/20 यानी कि 100/20 कितना हो गया? 5। दैट इज द आंसर। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आइए नीचे आ जाते हैं। तो ये तो अभी तक इतना तो हम लोग कर ही चुके हैं, तो ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का नोट था। हाँ जी, 30th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 30th क्वेश्चन फिर भी देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या है वैसे इसमें? इफ़ x+1 इस पूरी की बार 6 जो है वो कुछ दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, तो पूछा कि a0 की वैल्यू कितनी होगी। तो पूछा क्या उसने कि a0 की वैल्यू कितनी होगी। इस सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे भी बोल सकता था कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन यही आपका x+1/x+1 की पावर 6, क्योंकि जो a0 है वो एक्चुअल में क्या है? वो एक ऐसा टर्म है जो कि जिसमें x नहीं है। बाकी तुम देखो हर एक टर्म के अंदर तुम्हारा क्या है? x है, राइट। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम कर सकता था, तो तुम लिख सकते हो अपनी जहाँ पे भी, अगर तुम लिख रहे हो इस टाइप से कुछ, ठीक है, तो वो तुम चलो लिख सकते हैं। पर अब इसको करना कैसे ये बताओ पहले तो, है ना, यही तो बात है सारी। तो सबसे बढ़िया तरीका जो मुझे लग रहा है इसको करने का होगा वो ये होगा कि बाइनोमियल मान के कर लो। भाई देखो ये तो 1 लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास होता है 1 + x की पावर 6, मान लो ये होता। ठीक है, तो मानो ये पूरे को तुम ऐसे मान लो कि x लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, और ये हमने एज अ बाइनोमियल इसको ट्रीट कर लिया, तो ये ऐसे हो गया, और इस पूरे की पावर 6 हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये कैसा लगेगा सिग्मा के फॉर्मेट में? अगर तुम इसको लिखोगे तो ये देखने में कैसा लगेगा? ये कुछ देखने में ऐसा लगेगा, सिग्मा r = 0 से लेकर के 6 तक, फिर आएगा 6CR, और यहाँ पे आएगा 6CR x+1/x इस पूरे की पावर r। बस यही आएगा। सही है। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि इसमें a0 निकालो, तो a0 का अभी एक्चुअल में सेंस क्या है कि हमें वो टर्म निकालना है जो कि कांस्टेंट टर्म निकालना है, बेसिकली ये वाली बात है। तो एकदम से दिमाग में आता है कि यार r को 0 डाल दो, तो 6C0, और फिर इस पूरी की बार तो 0 हो जाएगा, तो सिंपल 6C0 जो है वो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। पर क्या सिर्फ यही होगा? नहीं, इसके अलावा और भी हो सकता है। तो यार अब क्या करें? तो देखो सिंपल है, एक्चुअल में ये खुद अपने आप में बाइनोमियल बन चुका है। तो अगर मुझे इसमें से निकालना है, बेसिकली एक बार बता, 6CR तो कांस्टेंट है, मुझे बस इसमें से कांस्टेंट ही तो निकालने हैं, इसमें से कांस्टेंट निकालने हैं। तो बस एक तरीके से ऐसे मान लो कि x+1/x जो है इस पूरी की बार r जो है, इस पूरी की बार जो r है उसमें से तुम्हें कांस्टेंट टर्म निकालना है। तो x को बाहर निकाल लो इसमें से, तो x की बार r बाहर आएगा, और यहाँ से तुमने x कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1/1 का x का स्क्वायर हो जाएगा ये, और इस पूरी की बार r। इसको अगर तुम सीधे लिखो तो ऐसे बन जाएगा x की बार -2 बेसिकली, राइट, x की बार -2। अभी जो r है ये भी अपने आप में चेंज हो सकता है ना, वेरी गुड क्वेश्चन। तो अगर r जो है, r क्या क्या हो सकता है? r हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब सुनना, हमारे पास है x की बार -2, तो इसमें से बेयर मिनिमम क्या क्या बाहर आ सकता है? इसमें से तुम्हारे को एक बात सोच के देखना, अगर मानो हम r को 0 ले लें, हम r को ले लेते हैं 0। अगर तुमने r को 0 ले लिया, तो अगर तुम r को 0 ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट टर्म तो बनना तय है ना। तो वो तो हमारा केस ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर r को 0 ले लेंगे तो आंसर कितना आएगा? 6C0 आएगा, सिंपल। अगर मैं r को 1 ले लेता हूँ, तो अगर मैंने r को 1 ले लिया तो यहाँ पे ये खत्म और ये भी खत्म, सिंपल हो गया बेसिकली x × 1 + x की पावर -2। और ये अगर कभी मल्टीप्लाई हुए तो ये कभी जिंदगी में ठीक है ना, ये कभी जिंदगी में भी आपका वो नहीं हो पाएंगे। क्या नहीं हो पाएंगे? कांस्टेंट टर्म। क्यों? क्योंकि देखो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा 1/x। तो कोई सेंस ही नहीं बनता, x+1/x ये कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो 1 वाला केस तो पहले ही कैंसिल हो गया, तो 0 वाला उन्होंने इंक्लूड कर लिया है, 1 वाला कैंसिल हो गया। अब 2 की बारी आती है, तो इधर हो गया x का स्क्वायर और इधर हो गया इसकी बार 2। अब हम कुछ काम चला सकते हैं, कैसे? देखो, सोच के देखो, तुम्हारे सामने बाहर लिखा हुआ है x²। क्या मैं इसमें से x की बार -2 को बाहर निकाल सकता हूँ? हाँ जी, निकाल सकता हूँ। कैसे? अगर मैं इसकी बार 1 करूँ तो x की बार -2 तो ऑलरेडी मेरे पास है, वो इसके साथ जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो खत्म, राइट। तो मुझे इसकी बार 1 करना है, वो कहाँ से आएगा? उसका टर्म क्या होगा? 2C1, राइट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इधर से क्या आएगा? इधर से आएगा 6C। देखो तुम्हें r कितना चाहिए? 2, तो 6C2, और अंदर मुझे कितना चाहिए? 2 में से 2C1, फिर प्लस में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट वाला केस लेते हैं। क्या मैं 3 डाल सकता हूँ? अब तो तुम समझ गए होगे, x की बार -2 है। जब तुम इसको मानो इसकी बार तुम 2 करते हो तो x की बार -4 ही बाहर आएगा। तो इधर x की बार अगर 4 हुआ तो x की बार 4 x की बार -4 को काट देगा, और फिर से तुम्हारे पास कितना आंसर आ जाएगा? एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, राइट। तो 3 वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, एंड सिमिलरली 5 वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ऑड है वो, x की बार 3 को कभी भी x की बार -2 का कोई भी पावर नहीं काट सकता। तो इसलिए x की बार 4 वैलिड है, x की बार 6 भी वैलिड है। तो अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो मेरे को r चाहिए 4, तो आ जाएगा 6C4, ठीक है। और मेरे को अंदर जो ये है इसमें से मेरे को 4 में से कितना चाहिए? 4C यहाँ पे 4 आ जाएगा ना, अगर तुमने यहाँ पे दोनों तरफ 4 कर दिया तो 4 आ गया। अब इसमें तुम्हें चढ़ाना कितना है? 2, तो 4C2,
ठीक है। फिर प्लस में देखो, ये बहुत कम लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पर है 6, तो यहाँ पर आएगा 6, तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। हर क्वेश्चन हर किसी को समझ में आना बहुत ही नामुमकिन सा काम है, क्योंकि टफ क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही कम लोगों को पहली बार में समझ में आते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ हो गया x की पावर 6, ये भी हो गया x की पावर 6। अभी तुम इसको बिल्कुल वैसे क्वेश्चन देखो जो उन्होंने स्टार्टिंग में करा था ना, टाइप 4 था शायद मेरा, जिसमें हम बोलते थे कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वाला। तो ऐसे मान लो अगर तुम्हें क्वेश्चन में यही देता कोई और तुम इसमें कर रहे होते तो तुम ऐसे ही तो करते, इसमें से x को बाहर निकालते, है ना। ऐसे मान लो यहाँ पे आर की जगह पे 6 लिखा हुआ होता, x प्लस 1 बाय एक्स की पावर 6 है, बल्कि कराया भी मैंने ये वाला क्वेश्चन कि इसमें से वो निकालो कॉन्स्टेंट टर्म। तो कैसे करते, ऐसे तो करते, x को बाहर निकालते तो x की पावर 6 हो जाता। यहाँ पे कितना रहता है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 की पावर 6। अब तुम्हें इसमें से क्या चाहिए, तुम्हारी रिक्वायरमेंट है x की पावर माइनस 6, जो हम पूरी कर सकते हैं 3 डाल के। तो x में से 3 चुनना है, तो 6c3 पर वो मल्टीप्लाई इससे भी होगा। तो यहाँ पर अगर तुम्हें r क्या चाहिए था 6, तो यहाँ पे कितना आएगा ये 6c6। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा, ये पूरा इसका कोएफिशिएंट होगा a0, ये a0 के बराबर है। अब 6c0 कितना होता है 1, फिर ये कितना होगा ये 6c2, यानी कि 6 × 5, ये मैं कैलकुलेटर से करके एक बार में लिख देता हूँ। हाँ जी, तो ये आ रहा है 30, ये आ रहा है 90 और ये आ रहा है 20। नेट आंसर हो गया 141, दैट इज द आंसर। अब यार ये जो 31 वाला क्वेश्चन है ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो ये करने की जरूरत नहीं है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वाले में। 32 वाला भी कराता हूँ, पहले 33 वाले पे आते हैं, वो कंपैरेटिवली सिंपल है और इंटरेस्टिंग है। 1 प्लस एक्स की बार एन जो है वो इसके बराबर दे रखा है, मतलब बेसिकली एनसीआर के बारे में बात करना चाह रहा है। और बोला गया कि देन C0 माइनस C0 प्लस C1 प्लस C0 प्लस C1 प्लस C2, फिर ऐसे करते हुए दे रखा है और एंड सो ऑन टिल, ये ऐसे आखिरी तक दे रखा है। और बोला कि एन जो है वो एक इवन इंटीजर है। फिर बोला गया है कि ये जो पूरी चीज़ है, ये जो पूरी चीज़ है ये क्या है, ये बोला शिट। तो ये जो लिखा हुआ है इसको हमें देखना है कि कैसे करेंगे इस वाले को, तो समझते हैं इस वाले को। तो सोचो NC0 कितना होता है 1 माइनस C0 प्लस C1, इसको तुम ऐसे समझो जो हम वो करते थे ना, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, ठीक है, और ये ऐसे आखिरी तक जाता था NCn तक। तो इसका आंसर कितना आता है 2 की पावर n तक। तो इस बार सर क्या हुआ है NC0 प्लस NC1 कितना आएगा 2 की पावर 1, फिर प्लस में ये कहाँ गया NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 यानी कि 2 की पावर 2, फिर माइनस में NC0 से लेकर के NC3 तक यानी कि 2 की पावर 3, फिर इसके बाद कहाँ तक जाएगा C4 तक यानी कि 2 की पावर 4, फिर माइनस में 2 की पावर 5 एंड सो ऑन टिल आखिरी में हमें पता नहीं है n-1 क्या चीज़ है, तो हमने यहाँ लिख दिया -1 की पावर n-1। अब ये n क्या है इवन है, ये बात श्योर है, तो n-1 क्या होगा पक्का ऑड होगा। अगर ये ऑड हुआ तो ये पक्का नेगेटिव होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे पक्का नेगेटिव ही आने वाला है। माइनस में यहाँ पे कितना आएगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में C0 से लेकर के n-1 तक है, तो यहाँ आएगा 2 की पावर n-1। सही है, सिंपल। अब ये सिंपल सा जी भी बन गया, ये सिंपल सा जी भी बन गया जिसमें n टर्म्स है। n टर्म्स कैसे भाई, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, तो यहाँ से करके यहाँ तक ये कितने टर्म्स लिखे हुए हैं n-1 टर्म्स लिखे हुए हैं, और ये पहला एक और टर्म था एक्स्ट्रा, तो टोटल टर्म्स कितने लिखे हुए हैं n टर्म्स हैं टोटल। ठीक है, टोटल n टर्म्स हैं सर जी। ठीक है, ओके परफेक्ट। अब यहाँ से यहाँ जाने में -2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से यहाँ जाने में भी -2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से यहाँ जाने में भी -2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो बेसिकली कॉमन रेशियो जीपी का क्या है -2 है। तो फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन रेशियो कितना है -2 के बाद टर्म्स कितने हैं n, ठीक है -1 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा -2 जो कि है एंड देन -1। ठीक है, बिल्कुल हम ऐसे कर सकते हैं 1 - x प्लस x स्क्वायर - x³ एंड सो ऑन टिल x की पावर n तक। बिल्कुल सही बात है क्या, बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे, गलत कर रहा हूँ बन गया ना, बना दिया बढ़िया वाला। चलो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझाना चाह रहा था कि ऐसे नहीं कर सकते। कैसे, देखो मैंने क्या बोला यहाँ पर बड़े आराम से, मैंने बोला NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 ये ना इसके बराबर हो जाएगा 2 की पावर 2 तक, और तुमने मान भी लिया। ऐसे कैसे, अरे देखो NC0 प्लस NC1 एंड सो ऑन टिल आखिरी में कितना आना चाहिए NCn ही आना चाहिए, तब ये बराबर होता है 2 की पावर n तक। यानी कि अगर इसको वैलिड होना है तो यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए 2C0 प्लस 2C1 प्लस 2C2। हाँ, अब ये बराबर होगा 2 की पावर 2 से। समझ में आई बात, पर यहाँ पर n है, तो ये हमने जो तरीका यूज़ किया है ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी गलत है बिल्कुल ये। ठीक है, तो हम क्या करें फिर, तो अब मैं इसको ज़रा एनालाइज करूँगा और इसी का मज़ा है ना। तो 33rd क्वेश्चन जो था इसने बहुत चीज़ें सिखा दी मैं एक ही बार में, तो मैं गलती से बचाना सिखा रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो हमारे पास है C0, फिर हमारे पास था C0 प्लस C1, फिर प्लस में है C0 प्लस C1 प्लस C2, एक और लिख देता है माइनस में C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, फिर प्लस में कुछ आएगा एंड सो ऑन आखिरी तक जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं सीरीज़ की बात करूँगा तो इसमें तुम क्या देख पा रहे हो, इस सीरीज़ का आखिरी टर्म कितना होगा वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम ऐसे निकालेंगे इस चीज़ का यूज़ करते हुए कि n जो है वो एक इवन नंबर है। अगर n एक इवन नंबर है तो आखिरी वाला बंदा पक्का ऑड होगा, -1 की पावर ऑड है ये, तो माइनस तो आना ही आना है, पक्की बात है ये।
ठीक है, तो आखिरी में क्या आएगा, बिल्कुल अगर मैं आखिरी ब्रैकेट की बात करूँ तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पेस लगा करके, ऐसे करके। एक तो माइनस में आएगा वो, यहाँ लिखा होगा 0, सही है, 0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, और आखिरी टर्म क्या होगा, आखिरी टर्म क्या होगा, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने बोला Cn-1, सही है, तो Cn-1, और ये n-1 क्या चीज़ है, ऑड है ये एक्चुअल में। ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब सुनो, अब इसको देख करके हम ये चीज़ क्या बोल सकते हैं, क्या चीज़, कितनी चीज़ें कट रही हैं, कितनी चीज़ें बच रही हैं, क्या लगता है तुम्हें? अगर तुम देखोगे तो हमारा वाला जो हो रहा है, हमारा वाला ये एक्चुअल में ऑड पे खत्म हो रहा है ना, देखो ना, ये इवन है इसलिए यहाँ पर प्लस है, फिर ये ऑड है इसलिए यहाँ पर माइनस है, फिर ये इवन है इसलिए यहाँ पर प्लस है, फिर ये ऑड है इसलिए यहाँ पर माइनस है, और ये आखिरी वाला हमारा इत्तेफाक से ऑड है, हमारा इत्तेफाक से ऑड है। अब ये मैंने इत्तेफाक वाला वर्ड क्यों यूज़ करा है एक्चुअल में, ये सुनो कैसे। देखो ये जो C0, अब मैं बात करूँगा C0 के लिए, और उसी से तुम्हें सबको समझ में आने लगेगा। C0 खत्म, C0 एंड ये माइनस C0 खत्म, एंड सो ऑन। इसका मतलब पता क्या होगा, क्योंकि ये ऑड पे खत्म हो रहा है, देखो एक ये इवन आया, फिर इस ऑड ने C0 को खत्म कर दिया, फिर ये इवन ने C0 को पैदा किया, ऑड ने खत्म कर दिया, यानी कि आखिरी वाले में भी जब ऑड बिल्कुल आखिरी में आ रहा है तो इसके बाद इवन दोबारा पैदा कर ही नहीं पाएगा, ये वाला C0 जो है वो इससे ठीक पहले वाला C0 से कट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जो है ये हर एक के साथ होगी, सुनो कैसे। यहाँ पे -C1, तो ये -C1 जो है ये तो ऐसे ही रहेगा, इसके बाद जो +C1 पैदा हुआ वो इस आखिरी -C1 ने काट दिया, तो फिर से पेयरिंग शुरू हो चुकी है, फिर से पेयरिंग शुरू हो चुकी है। पर फर्क बस इस बात का है कि अब ये जो पेयरिंग है इसने इस वाले -C1 को बख्श दिया एक तरीके से, क्योंकि ये फिर से हमारा ऑड पे खत्म हुआ है, तो इससे ठीक पहले वाला जो टर्म होगा वो फिर से C1 को खत्म कर होगा, सही है, फिर से C1 को खत्म कर देगा, पर एक -C1 जो था वो यहाँ का बच गया। अब सुनो, अब यहाँ पर फिर से क्या है, +C2, ये C2 जो है वो इस -C2 से कटने वाला है, एंड सिमिलरली जितने भी C2 होंगे वो सबके सब कट जाएंगे, क्योंकि एंडिंग जो हो रही है वो ऑड से हो रही है। अब देखो यहाँ पर एक C3 बच गया, इस जंग में C3 बच चुका है, तो -C3 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद वाला जो C3 होगा वो फिर से इवन डालेगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ये इवन हो गया टर्म। फिर ऑड में क्या आएगा, C0 से लेकर के C5 तक, सही है। अब तुम समझ गए होगे, ये C0 खत्म हो गया, C1 और C1 खत्म हो जाएगा, C2 और C2 खत्म हो जाएगा, ये C3 और C3 खत्म हो जाएगा, C4 एंड C4 खत्म हो जाएगा, यहाँ से C5 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -C5। ठीक है, एंड सो ऑन, ये सारे ऑड वाले एक बार में आ जाएंगे। तो इसमें सबसे आखिरी वर्ड कौन सा है, Cn-1, तो सबसे आखिरी में आएगा Cn-1, ये भी माइनस में आएगा, माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच गया, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन टिल NCn-1। अब ये क्या बन गया, ये क्या चीज़ बन गई, ये एक्चुअल में है सम ऑफ कोएफिशिएंट्स तो है ही, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स तो है, पर ऑड वाला है एक्चुअल में, कैसे दिखाऊँ, ये यहाँ पे ये आता है, ये वाला, ये तो सम ऑफ इवन एंड सम ऑफ ऑड कितना आता था, 2 की पावर n-1, तो बस वो इसका आंसर है, 2 की पावर n-1 कहाँ चला गया, ये लिखा है 2 की पावर n-1, तो माइनस में 2 की पावर n-1, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस सीरीज। ये भी क्वेश्चन टफ था, बहुत ही कम लोगों को समझ में आया होगा, तो इसका आंसर हो गया 2 की पावर n-1। तो क्या मैं 2 की पावर n-1 को 2 की पावर n-1 से डिवाइड कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या ये पॉजिटिव वैल्यू है, नहीं, आंसर आया -2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 इज एक्सपोनेंट, यानी कि ये पक्का पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज अ नेगेटिव वैल्यू, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये नेगेटिव वैल्यू है, जी बिल्कुल। अच्छा, क्या 2 की पावर n-1 2 की पावर n से डिवाइड हो जाएगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या 2 जो है क्या वो 4 से डिवाइड हो जाता है, नहीं, अगर तुम 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं, पॉइंट्स में आंसर आएगा, 0.5 ये आएगा इसका आंसर। सिमिलरली अगर 2 की पावर n है और ऊपर लिखा हुआ है 2 की पावर n-1, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/2, एंड 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा, तो डी वाला ऑप्शन भी हमारा कट चुका है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी एंड सी, ऑप्शन नंबर बी एंड सी। अब परफेक्ट है ना, अब परफेक्ट क्वेश्चन जो कि आ सकता है जेई एडवांस में, ठीक है ना, इस टाइप की चीज़ें जेई एडवांस में आ सकती हैं, मतलब जेई एडवांस के लेवल से थोड़ा ऊपर ही माना जाएगा इसको, ठीक है। बल्कि मेरे को तो काफ़ी, मेरे हिसाब से अगर कोई बंदा थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा लेगा तो समझ में आ जाएगा मैंने यहाँ पे क्या करा है, पर ये बहुत ही कम लोगों को जहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। अच्छा, कुछ लोग इससे कंफ्यूज ना हो, ये फ्री ओलंपियाड मैथमेटिक्स ऑन यूट्यूब ये मैंने लिखा है, क्योंकि ओलंपियाड में भी आता है ये सेम चीज़, और आपका जेई में भी आ रहा होता है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, तो मैंने इसमें यहाँ पे थोड़ा ओलंपियाड लिख दिया एकदम से, ठीक है। तो कुछ लोग अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे, अरे यार ओलंपियाड का लेक्चर तो नहीं चल रहा है, ये ओलंपियाड का भी चल रहा है, ये क्लास 11वीं के लिए भी चल रहा है, और ये तुम्हारा जेई वाले के लिए भी चल रहा है, और जो लोग सिंपल मैथ्स के एंथुसियास्ट हैं, जिनको इंटरेस्ट है मैथ्स में, उनके लिए भी चल रहा है, खुला है सबके लिए, ठीक है। चलो अब ये वाला करते हैं, ये वाला और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है, बस देखने में भयानक बनाया है इन्होंने। तो यार इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, हमसे बोला है पी आर इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, और ये कुछ अलग ही टाइप की चीज़ लग रही है, 1+x का होल स्क्वायर, 1+x/2 का होल स्क्वायर, 1+x/2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर 2 क्यूब, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। मानो बीच में अगर मैं कोई nth टर्म निकालता हूँ तो कुछ nth टर्म जो होगा कुछ ऐसा लगेगा 1+,
एक्स डिवाइड बाय 2 की पावर n होल की पावर स्क्वायर, कुछ इस टाइप का होगा, पर ये जाएगा इन्फिनिटी तक, ऐसा उसने बोला क्वेश्चन वाले ने कि जा कहाँ तक रहा है, ये जा रहा है हमारा इन्फिनिटी तक। ओके परफेक्ट। और फिर बोला है कि प्रूव दैट कि पी आर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2r-1 और पी आर माइनस वन प्लस पी आर माइनस टू, और बोला गया है कि P4 जो है वो 1072 डिवाइड बाई 315 है। डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन आज तक IIT में आया है और बहुत ही रेयर किसी बुक में मिलेगा तुम्हें ये, पहली बात तो ये। दूसरा ये क्वेश्चन मेरा है, मैं करूँगा इसको तुम मत करना, क्योंकि मतलब ट्राई मार सकते हो, डेफिनेट सी बात है, पर सुनो ये जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो इस बात का फ़ायदा उठाया जाए। बिल्कुल कोई मतलब कोई वही नहीं है इसमें डाउट, क्योंकि इसकी डिग्री तो कुछ है ही नहीं, इसकी डिग्री तो इन्फिनिटी तक जा रही है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि इसको ऐसे लिख लो, फॉर एग्जांपल पहला टर्म होगा, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म भी तो होगा इसमें, तो मान लेते हैं कॉन्स्टेंट टर्म होगा P0। इनफैक्ट मैं कॉन्स्टेंट टर्म निकाल सकता हूँ इसमें, कॉन्स्टेंट टर्म कितना होगा भाई, 1 इंटू वन इंटू वन इंटू वन, एंड ऐसे करते करते हर एक ब्रैकेट में 1 1 से कर लो, वही एक लौता इसका कॉन्स्टेंट टर्म होने वाला है, और तो कोई इसका कॉन्स्टेंट टर्म हो नहीं सकता। ठीक है, इसका कॉन्स्टेंट टर्म कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा फिर, और उसी को हमने P0 भी बोल दिया। अच्छा फिर क्या आएगा, P1 आएगा, P1 के साथ क्या होगा, x होगा, फिर क्या होगा P2 होगा, जिसका आंसर होगा P2 का x स्क्वायर, फिर होगा P3 एक्स क्यूब, है ना, फिर क्या होगा, ऐसे करते करते आखिरी में कहीं जाके इन्फिनिटी तक ये जा रहा होगा। आखिरी तो कुछ है ही नहीं इसका एक्चुअल में, बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है आखिरी में, पर आखिर में तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके तो मैं क्या करूँ अब, है ना, अब क्या कर सकते हैं, और हमें प्रूव करना है कि एक्चुअल में PR जो है वो इतना है और P4 जो है वो इतना है। ठीक है, तो P4 की तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि क्या मतलब अगर तुम्हें PR मिल गया तो तुम P4 तो निकाल ही लोगे, उसमें क्या बड़ी बात है ना, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं है सच। ठीक है, तो वो तो निकाल ही लेंगे, P4 तो करना नहीं, तो मैं बेसिकली ये प्रूव करना है कि PR जो है वो बेसिकली PR-1 एंड PR-2 के बेसिस पे निकल जाएगा। अब वो हम कैसे निकालें, कैसे सोचें। ठीक है, तो सुनो, अब हम एक ऐसा स्टेप करेंगे जो किसी को स्ट्राइक नहीं करने वाला है, पर फिर भी सुनो इस बात को, कैसे हम इसको करेंगे। ओके, तो क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो मैं इसको फिलहाल रिप्लेस करने वाला हूँ x को x/2 से। अब सुन लो, अभी रुक जाओ मत, अभी चिल्लाओ मत, अभी सुन जाओ, पहले एक बार देख लो हो क्या रहा है इसमें। तो यहाँ हो गया 1 + x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली ये जो टर्म है ये ऐसा बन गया। अब इसको देखो, इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा कुछ इस तरीके से 1 + x² / 2 का स्क्वायर। सही है, और फिर इस पूरे का स्क्वायर, अच्छा x स्क्वायर नहीं होगा, सिंपल x/2 स्क्वायर होगा, क्योंकि तुमने x की जगह पे क्या लिख दिया, x/2। फिर ये लिखा हुआ है, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हो जाएगा 1 + x/2 का क्यूब हो जाएगा, और फिर इसकी वजह से इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 1 + x/2 की पावर 4 हो जाएगा, और ये जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी, क्या दिख रही है कि एक्चुअल में ये एक एक शिफ्ट हो गया, बेसिकली ये वाला टर्म तो गायब हो गया और ये सीरीज़ यहाँ से शुरू हो गई। समझ में आया, ये समझ में आया। तो ये वाली जो पूरी चीज़ है ये हमने यहाँ से शुरू करी। एक्चुअली रिकरेंस रिलेशनशिप होता है ये, हम लोग एक मतलब मुझे इसलिए पता है क्योंकि रिकरेंस रिलेशन एक्चुअली में ओलंपियाड में भी पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे एज अ टॉपिक पढ़ाया जाता है ये, पर मैंने कहा एक क्वेश्चन डालने में क्या जा रहा है, तो ऐसा बहुत ना के बराबर चांसेस हैं कि IIT में आएगा इतना टफ, ये सोचना कि इसको रिप्लेस करना है, पर हाँ ओलंपियाड में तो डेफिनेटली आ सकता है ना, ओलंपियाड का तो गेम खोला हुआ है, रिकरेंस रिलेशन के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, पर उससे मतलब नहीं है, मतलब तुम समझ सकते हो उसको हम क्या चल रहा है, तो तुम इसको एज अ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऐसे समझ लो, मूवी चल रही है बस उसकी तरह देखो, पॉपकॉर्न खाते खाते कि क्या इंटरेस्टिंग सा कुछ हो रहा है कि x को x/2 से रिप्लेस किया, तो ये वाली चीज़ तो हट गई और ये कुछ इस तरीके से बराबर आ गया। और ये किसके बराबर था, ये अपने आप में बराबर था 1 + P1x और इस टाइप की चीज़ों से, है ना। तो अब यहाँ क्या हो रहा होगा, इसके RHS में P1x था तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। फिर इसके आगे क्या था, P2 था, बेसिकली x का स्क्वायर था, तो यहाँ हो रहा होगा x/2 का स्क्वायर, एंड सो ऑन, ये जा रहा होगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो मैं फिर से मैं इसमें काम कर सकता हूँ, मैं इसमें से जो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, मैं एक काम कर सकता हूँ, हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी हुई है इन्फिनिटी तक, ये एक्जैक्टली सेम है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पर यार इससे क्या दुश्मनी है, एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ 1 + x² से, तो हमारे को एक्जैक्टली वही बन जाएगा जो हमारे पास था। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 + x का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर से मल्टीप्लाई किया तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1 + x के स्क्वायर से। अब ये जो चीज़ आया, अब ये जो फाइनल टर्म आया है, ये तो मेरा इनिशियल पॉलिनॉमियल के बराबर ही है, ये तो मेरा इनिशियल पॉलिनॉमियल के बराबर ही है, और इनिशियल पॉलिनॉमियल जो था उसी को मैंने कैसे लिखा था, 1 + P1x + P2x का स्क्वायर + P3x का क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। और यही बराबर आ रहा है किसके, ये बराबर आ रहा है इसके 1 + x का स्क्वायर इंटू 1 + P1x/2 + P2x/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब मानो मैं तुमसे बोलता हूँ कि चलो मुझे P3 बताओ कि P3 कितना होगा, ऐसे करके मैंने तुमसे कुछ पूछ लिया, तो उसके लिए मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ये 1 + x² जो है इसको खोल के लिखा जाए तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा यहाँ पर x² + 1 + 2x। सही है, परफेक्ट। अब
सोचो तुम्हें क्या चाहिए P3। P3 एक्चुअल में क्या है, उन्होंने P3 को कैसे बोला, उन्होंने P3 ये नहीं बोला कि ये P3 है या ये P3 है, उन्होंने सिंपल ऐसे डिफाइन किया था कि PR इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r। तो अगर मैं बोल रहा हूँ P3 तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r कितना होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r, LHL में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 कितना है, बेसिकली P3। तो मैंने यहाँ लिख दिया P3। RHS में कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि RHS में कहानी थोड़ी गड़बड़ है। यहाँ पे होगा P3 x/2 इस पूरे का क्यूब, है ना, ऐसे जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो एक तो आ रहा होगा P3, इसमें भी आ रहा होगा, ठीक है, एक P3 तो इसमें भी आ रहा होगा। पर वो जो P3 होगा वो P3 अकेला नहीं होगा। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, इस इन्फिनिटी को मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, ये ऐसे लिखा हुआ होगा कुछ, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ होगा P3 2 का क्यूब और यहाँ लिखा होगा x का क्यूब, राइट, ऐसे लिखा होगा, राइट। तो अगर मैं बोलता हूँ कि क्यूब का क्या कोफिशिएंट होगा, तो जब सोच के देखो, जब ये 1 जो है, जब ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तब मेरे को ये मिलने वाला है, ठीक है। बेसिकली ये जो पूरा लंबा वाला ब्रैकेट था ना, जो इन्फिनिटी तक जा रहा था, ये पूरा ब्रैकेट पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये पूरा ब्रैकेट जो है वो 3 बार रिपीट होने वाला है। तो इसका हर एक टर्म एक बार तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार x² से होगा, फिर एक बार 2x से होगा। इस टाइप की चीज़ें हम लोगों ने देख रखी हैं, तो इसलिए मैंने ये कराया थोड़ा सा, क्योंकि सेम सेंस लग रहा है देखने में। अब सुनो, ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या कोएफिशिएंट आएगा x³ का, P3/2 का क्यूब। पर सिर्फ इससे थोड़ा ना होने वाला है, इससे भी होगा x² से। पर अगर x² से होगा तो मेरे को x³ कहाँ से मिलेगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इससे तो मेरे को मिल जाएगा x³। तो मेरा कोएफिशिएंट कितना आएगा, P1/2, ठीक है। फिर प्लस में अब ये जो आपका 2x है यहाँ पर, ये 2x जब इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो फिर से x³ बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा P2/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर एक साथ में 2 भी था ये, तो ये 2 भी आएगा साथ में, ठीक है। ऐसे कुछ होने वाला है ना, ऐसा कुछ होगा। तो ये कुछ ऐसा बन गया। अगर मैं बोलता हूँ कि मान लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो LHS में कितना आएगा, P7, सिंपल। RHS में कितना आएगा, RHS में एक तो P7 वाला टर्म होगा, जहाँ कुछ ऐसा लिखा होगा P7 x की पावर 7 और नीचे आ रहा होगा 2 की पावर 7। तो वो तो सिंपल 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा P7 x 2 की पावर 7। फिर इससे ठीक पहले होगा एक P6 में क्या हो रहा होगा, x की पावर 6 होगा और डिवाइड बाय 2 की पावर 6 होगा। वो मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे होना पड़ेगा उसको। जब इससे जाके वो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बन जाएगा x की पावर 7, पर यहाँ पाएगा 2 इंटू P6 डिवाइड बाय 2 की पावर 6। फिर प्लस में यहाँ पे होगा P5 होगा और नीचे लिखा होगा 2 की पावर 5, यहाँ होगा x की पावर 5, उसको मल्टीप्लाई होना पड़ेगा x² से। तो हमारा कोएफिशिएंट कितना आएगा, P5 डिवाइड बाय 2 की पावर 5। इससे पहले क्या होगा, P4, यहाँ होगा x की पावर 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 4। अगर अब मुझे x की पावर 7 बनाना है तो x की पावर 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x³ से। पर इस पूरे ब्रैकेट में x³ कहीं है ही नहीं, तो यानी कि इससे पहले वाले सारे बेकार, तो यानी कि सिर्फ यही काम के हैं। तो हर बार यही होने वाला है। तो अब मैंने इस पैटर्न को समझ लिया। मैंने कहा अगर मैं एक PR निकालूँ, जनरल टर्म, बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r, तो वो कितना होगा, एक तो वही आ जाएगा PR ही आ जाएगा, और नीचे भी लिखा होगा 2 की पावर r। ये मैंने ऊपर वाले 2 से देखा। फिर प्लस आएगा, दोनों में 2 था, इसमें भी 2 आना ही आना है। फिर होगा PR-1, नीचे भी होगा 2 की पावर r-1। फिर प्लस में ये होगा, ये बेसिकली यहाँ पे होगा PR-2 डिवाइड बाय 2 की पावर r-2। आई होप सो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई है। अब इसमें से मैं कुछ चीज़ें कॉमन ले सकता हूँ। तो 1/2 की पावर r-2 जो सबसे छोटा है वही कॉमन आएगा। इधर क्या बचेगा, ठीक है, यहाँ बन जाएगा आपके पास क्या बनेगा, ये PR डिवाइड बाय 2 की पावर r-2 तुम ले चुके हो, तो सिंपल 2 का स्क्वायर बचा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2PR-1 डिवाइडेड बाय 2। फिर प्लस में इधर क्या बचेगा, सिंपल PR-2, ठीक है, परफेक्ट। अब इस 2 ने इस 2 को काट दिया, ठीक है, तो सिंपल हो गया PR-1 प्लस PR-2, ठीक है। बल्कि इनफैक्ट मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सेम चीज़ को। एक्चुअली ये तो पूरा PR के बराबर है, ये तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब ये 2r-2 को इधर जाते हैं, तो PR में आ जाएगा 2 की पावर r-2। अब इस PR वाले इसको भी इधर ही ले आते हैं, क्योंकि PR वाले सारे टर्म्स को एक तरफ कर लो, 2 का स्क्वायर हो गया। इधर क्या गया, इधर आ गया PR-1 प्लस PR-2, और ये बन रहा है 1/2 की पावर r-2। इतना तो अब RHS तो यहाँ तक पहुँचा है। LHS में देखो PR को कॉमन ले लो, अगर मैं PR को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बन रहा है PR, फिर ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 स्क्वायर जब इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे सिंपल बनेगा 2 की पावर r-1 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। टू की पावर r-1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है PR, मतलब सॉरी ये 2 की पावर r-1 यहाँ पे एक्सपोनेंट में नहीं होगा, डेफिनेटली ये होगा 2r-1। ये समझ में आ रहा है, कुछ हल्का फुल्का समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है इसके अंदर, मार्केट के अंदर, ठीक है।
ये ऐसा हो रहा होगा 2 की पावर आर माइनस 1, यहाँ पर आ रहा होगा 2 स्क्वायर। तो अब हम कर सकते हैं इसको बड़े आसानी से, क्योंकि अब मैं इसको उधर ले जा सकता हूँ। एक मिनट जाओ, मैं तुम्हें फिर से समझा देता हूँ, कहीं लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाए, फिर बोलेंगे समझाओ दोबारा। खैर जो भी है, हम इसको इधर ले जाते हैं फिर से। तो यहाँ दिखाता हूँ तुम्हें, पी की पावर, अब ये पी आर है, तो यहाँ पर आ रहा है 2 की पावर आर माइनस 2। फिर मैं इसको भी ले आया था, तो मैंने पी आर को कॉमन ले लिया था, यहाँ गया था 1/2 का स्क्वायर, ये हुआ था अभी तक, राइट। सॉरी, यहाँ पे 2 की बार आर है, अच्छा इसी के लिए कन्फ्यूजन थी। तो यहाँ पे आ गया 2 की बार आर। तो जब ये हमने इसमें फिर से एल्सियम ले लिया, तो सॉरी मैं फिर से समझा रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी। तो इतना तो हो गया, चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया तुम्हें। अब सुनो, मैंने क्या करा, मैंने लिखा पी आर, और ये 2r-2 को मैं इधर ले आया, 2 की पावर आर माइनस 2, ठीक है। और अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है पी आर 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में लिखा हुआ है पी आर माइनस 1, प्लस में पी आर माइनस 2। पी आर इसको इधर ले आओ, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, यहाँ आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ आ गया माइनस, यहाँ आ गया, सिंपल सा इस टाइप से कर दिया मैंने। अब मैंने पी आर को कॉमन ले लिया, यहाँ बन गया 2 की पावर आर माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन गया टोटल, ये बन गया 2 की पावर आर माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर, यानी कि सिंपल 2 की पावर आर माइनस 1 इस टाइप से बन गया। अब इस पूरी चीज़ को मैं वापस उधर ले जाऊँगा, तो ये उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 की पावर आर माइनस 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये पी आर माइनस 1 प्लस पी आर माइनस 2, एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व। यही इसको प्रूव करना था यहाँ पर। बस सिंपल सी बात ये थी कि मुझे सिंपल x/2 से रिप्लेस करना था, और कोई इसमें नई बात नहीं थी, बस यही यहाँ पर हमें प्रूव करना था। अच्छा P4 कैसे आएगा, है ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे P4 कहाँ से आएगा, है ना। तो हम लोगों ने P0 तो निकाल दिया था। P0 कितना आया था, P0 कितना आया था, P0 मेरा आया था 1। तो अब निकालो P1, P1 कितना आएगा। तो हम डेफिनेटली P1 निकाल सकते हैं, यहाँ से थोड़ा कलर चेंज कर दिया जाए और हम निकालेंगे। तो P1 कैसे निकालोगे यार इसमें से, तो और मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो वो LHS से किसके बराबर आ जाएगा, P1, और RHS से कितना आ जाएगा। देखो अगर ये P1 x/2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाए 1 के साथ, ठीक है, तब बात बन सकती है, तो आ जाएगा P1/2, ठीक है। फिर प्लस में एक 2x जो अगर ये 1 से हो जाए तब आ जाएगा हमारे पास, तो बस एक 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली बन क्या रहा है, ये कुछ ऐसा बन रहा है कि P1 जो है वो बराबर है P1/2 प्लस P2 के। इसको इधर ले जाओ तो ये बन गया P1/2 प्लस सॉरी P1 माइनस P1/2 कितना होता है, P1/2 ही होता है, इक्वल्स टू 2, यानी कि P1 कितना हो गया, P1 हो गया 4। अब अपना काम हो चुका है, बस अब कुछ नहीं करना, क्योंकि P0 हो गया P1, ये आ गया 4। अब देखो P2 कितना होगा, P2 हम यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्टली, कितना आएगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1, इस पूरे की पावर, फिर यहाँ आएगा P0 प्लस P1, सिंपल। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4/3, तो 4/3, एंड ये क्या चीज़ है, ये 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5 यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 3। P3 कितना होगा, P3 होगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब माइनस 1, और यहाँ पे आएगा P1 प्लस P2, सही है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 अपॉन ये हो गया 8 माइनस 1 यानी कि 7, और फिर P1 प्लस P2 कितना होगा 20/3 प्लस 4, 20/3 प्लस 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12 हो गया 12 प्लस 20 यानी कि 32 इंटू 4, और यहाँ गया नीचे 21, 32 इंटू 4 दैट इज़ 128। तो 128/21 आ गया ये, ठीक है। अब P4 कितना आएगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, P4 कितना आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 माइनस 1 यानी कि 15, ठीक है। फिर इधर कितना आएगा P2 प्लस P3 यानी कि 20/3 प्लस 128/21, तो इसको 7 से कर लोगे तो ये 140 बन जाएगा, इधर 121 ही बन जाएगा। ये हो गया 268/21, ठीक है। तो 268/21, ऑलराइट, ओके परफेक्ट। इसके बाद क्या बनेगा, अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 8 ज़ा पता नहीं 32, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 21 315, तो 1072 डिवाइडेड बाय 315, दैट इज द फाइनल आंसर। और यही हमें शायद प्रूफ भी करना था, हाँ यही है, यही हमें प्रूफ करना था। ओके ऑलराइट, 32nd क्वेश्चन हमारा हो गया, स्टार मार्कर क्वेश्चन। भगवान करे कभी जेई ना पूछे इसको, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली तुम्हारे किसी हिसाब का नहीं है, पता नहीं मैंने क्यों डाल दिया इसके अंदर एक्चुअली में ये। अच्छा अब ज़रा ये उल्टे से देखना ज़रा, अगर मैंने उल्टे से ज़रा 39 से शुरू हो गया उल्टी तरफ से, क्योंकि उस तरफ से थोड़े बोरिंग क्वेश्चन थे इस वजह से। हाँ जी, अगर मैं बोलता हूँ कि सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, तो ये डेफिनेटली हमारा देखा हुआ है। तुम चाहो तो पूरा करो फिर इसमें 1 डालो, पर मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं इसमें 1 ही डालूंगा ले दे करके, तो मैंने सीधे इसमें 1 डाल दिया। तो यहाँ बेसिकली क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा 1 प्लस रूट के अंदर क्या आएगा 1 माइनस 1 की पावर 6, फिर प्लस में क्या आएगा 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस 1 की पावर 6, ये खत्म है ना, ये हो जाएगा 1 की पावर 6, ये भी हो जाएगा 1 की पावर 6, आंसर कितना आ गया 2, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं हटाते जा रहा हूँ जो हो गया है ये। 38th वाले पे आ जाते हैं। यहाँ लगा नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर थिंग,
ऑल राइट। तो मैंने जब इसको देखा, मैंने देखा 69 और ये सब सेम लिखा हुआ है, पहला पॉइंट 69 है और ये 69 है, ठीक है। यहाँ पे ये 60 था, ठीक है, तो ये 60 है और ये 60 है, तो इनको एक तरफ करो, इनको एक तरफ करो, पहली चीज़ ये शायद दिमाग में आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ लिख दो 60C3R-1, फिर हो गया प्लस में 60C3R इक्वल्स टू, यहाँ पर आ रहा है 69CR² - 1 + 69CR²। ये तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल हो गया भाई, ये ऐसा हो गया ना, ये लिखा है NCR और ये क्या लिखा हुआ है NCR-1, और इसका आंसर कितना आता है, डिग्री को प्लस कर दो, यहाँ बन जाएगा n+1 और नीचे क्या आ जाएगा C में R जो बड़ा है, राइट। तो इधर भी हम यही करेंगे, इधर क्या बन जाएगा 60 में, ये बन जाएगा 61C3R और इधर क्या बन जाएगा 69CR² जो बड़ा था, ठीक है, ओके। नहीं 69 नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा 70, और राइट 70 बनेगा। ओ सॉरी ये जो क्वेश्चन है इसमें हर जगह पे 69 है, यहाँ पर भी 69 है, हर जगह पे 69 ही है, ठीक है, ये भी 69 है और ये भी 69 है। तो अब तुम्हें क्या स्ट्राइक करेगा यार, तो ऐसे कर सकते हो यार, R² और R² वाले टर्म को एक तरफ ले जाओ, तो हमने इसको इसलिए ऐसे लिख लिया, और जो ये 3R-1 और 3R वाला टर्म है इसको एक तरफ ले आए, तो यहाँ भी बन रहा है 69, यहाँ भी बन रहा है 69, तो अगर इधर 70 तो इधर भी 70 बनेगा, तो ये आ गया 70। अब ये कुछ ऐसा हो गया 70CX = 70CY, ठीक है। और इसको करने के दो तरीके होते हैं, या तो x = y हो जाए या फिर x + y = 70 हो जाए, इन्हीं में दो में से कुछ हो रहा होगा। तो पहला तरीका क्या हो सकता है कि 3R जो है वो बराबर हो जाए सीधे सीधे R² के, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 3R + R² जो है ये बराबर है 70 के, है ना। बस यही तरीके बचते हैं। तो 3R जो और R² अगर बराबर होगा दैट मीन्स कि एक तो R0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, जो भी है फिलहाल। अगर मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ तो ये बन जाएगा R² - 3R = 0, यानी कि R - 3 = 0। दैट मीन्स R जो है उसके दो सॉल्यूशन है, या तो 0 हो जाए या तो 3 हो जाए, वो यहाँ से आ रहा है। और इस तरफ से क्या आएगा, अगर मैं इधर की बात करता हूँ तो इधर तो ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक की बन गया, है ना, R² + 3R - 70। तो इस क्वाड्रेटिक को इससे सीधे फैक्टराइज कर लेंगे, तो फैक्टराइज करते ही बन जाएगा R + 10 × R - 7 = 0, यानी कि एक सॉल्यूशन आ रहा है R = 7 और दूसरा आ रहा है -10, एंड -10 इज नॉट पॉसिबल क्योंकि R एक नेचुरल नंबर है, सॉरी होल नंबर है, तो R का एक सॉल्यूशन आ रहा है 7, तो 0 3 7 दैट इज द ओनली आंसर। पर क्या ये आंसर है, मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि R जो है वो ऐसा आ गया 0 3 और 7, तो जब भी आंसर आया करे तो एक बार चेक कर लिया करो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूँ, अगर मैं इस वाले में 0 डालता हूँ तो यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ गड़बड़ ये हो रही है कि 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 69C0 - 1 एंड दैट इज 69C - 1 एंड दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना, -1 इधर आ ही नहीं सकता, दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो हमेशा ये, बल्कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी देखा था कि कभी भी आंसर आ जाए तो उसको हमेशा इक्वेशन में चेक करो कि कहीं उसका डोमेन ही खराब ना हो जाए ना। यहाँ पे डोमेन के खिलाफ हो गया ये, क्योंकि जो सी के अंदर 3R - 1 जो है वो गड़बड़ कर दी उसने यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए 0 नहीं होगा इसका आंसर, इसके सिर्फ दो सॉल्यूशंस होंगे 3 और 7, क्योंकि 3 में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और 7 में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आंसर इज 3 और 7, ठीक है ना, 3 और 7 दीज आर द टू सॉल्यूशंस। इसका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 2 इसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये वाला डेफिनेटली, एंड डेफिनेटली ये इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं था, ये आगे वाले टॉपिक का था, मतलब सॉरी इससे पहले वाले टॉपिक का था। पर वो ये कि अब तुमने क्योंकि वो वाला पहले टॉपिक पढ़ लिया है तो उसके क्वेश्चन जब भी मिलेंगे तो मैं बीच में डाल दिया करूँगा, जिससे कि तुम्हारे वो क्वेश्चन हो जाए किसी भी तरह कवर। अब जरा इस वाले को करते हैं 37th क्वेश्चन को। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m, n प्रूव दैट, कि एक तो ये प्रूव करना है और हेंस और अदरवाइज प्रूव दैट दिस वन। तो यार ये वाला तुम ट्राई करके देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। और पहले तो इसको उसमें कन्वर्ट करो NCR फॉर्मेट में, मतलब अगर ऐसे लिखा होता है NR तो इसका मतलब होता है NCR, ठीक है। तो बस अब इस चीज़ को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो और फिर देखोगे तो तुम कहोगे हाँ यार ये तो बहुत ही सिंपल था। आई होप सो तुमने ट्राई किया होगा। अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ तो इसमें क्या आंसर आने वाला है, इसमें आंसर आएगा, देखो ये लिखा हुआ है NCM, फिर लिखा हुआ है क्या, फिर लिखा हुआ है N-1CM, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है N-2CM एंड सो ऑन टिल आखिरी में क्या आ रहा है, आखिरी में आ रहा है MC, ओहो यहाँ पे M था सॉरी, तो यहाँ पे MCM ही आएगा, ठीक है। अब जरा इसको रिलेट करो इस वाले से जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, यानी कि KCK, ठीक है, फिर K+1CK, ठीक है, एंड फिर ये आगे तक जाएगा और फिर सबसे आखिरी में कितना आ जाता था NCK। बिल्कुल वही चीज़ लिखी हुई है, तुम देख सकते हो, बस वेरिएबल चेंज कर दिया है उसने, K की जगह पे M लिखा है, बाकी सब कुछ सेम है, डिट्टो सेम है सब कुछ, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आता था, इसका आंसर आता था N को एक बढ़ा दो N+1, ठीक है, और C K+1। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, N को एक बढ़ा दो तो आ जाएगा N+1, ठीक है, और फिर M को एक बढ़ा दो तो M+1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N+1 M+1, सही। तो ये तो सही है, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसका उसने प्रूफ पूछा है तो हम इसका प्रूफ करना जानते हैं, तो उसी से तुम इसका भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली यू कैन प्रूव दिस वन, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ हो गई, ये तो ऑलरेडी हमें पता थी। पॉइंट यहाँ पर ये नहीं था, पॉइंट ये था कि इसको प्रूव करना है, एंड दैट मतलब दैट इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग।
तो देखते हैं कैसे इसको हम प्रूव करेंगे, ये वाला क्या है एक्चुअल में। ये लिखा है, तो यार यहाँ पे लिखा है NCM प्लस में बोला है इसने मुझसे 2 टाइम्स, चलो इसको मैं उल्टा करके लिखूँगा सीधे सीधे, जैसे कि तुम्हें एक भी बार में समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। यहाँ लिखा है कुछ N-M+1, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको लिखे रहने दो ऐसे ही। फिर यहाँ लिखा हुआ है क्या, MCM। इसके तुरंत बाद क्या आएगा, एक बड़ा हुआ होगा यानी कि N-M। अब यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो गए, तो एक काम करो, इसको भी ऐसे ही रहने दो, डॉट डॉट रहने दो, और आखिरी में ऐसे करके जा रहा है ये N-1 CM है, और यहाँ लिखा हुआ है 2 टाइम्स, फिर लिखा हुआ है NCM। मुझे सिर्फ इतना समझाना था कि एक्चुअल में मुझे ये उसी से ही मैच करता हुआ दिख रहा है, KCK है ना, फिर K+1CK, ठीक है। ऐसे करते करते NCK मैच इसका अभी भी वैसे ही हो रहा है। बस फ़र्क यहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग जो इसने मुझे फ़र्क दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, वो ये है कि इसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3 से कर दिया, इस टाइप से। मतलब ऐसे मान लो कि मुझे ये तो पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस फाई प्लस थीटा, मान लो मुझे ये पता है कि यार इसका आंसर पक्का के आने वाला है, मुझे पता है इसका आंसर ये आएगा। पर मुझे मुझे ये तो पता है। अब कहने का मतलब ये कि तुम्हें, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे ये पता है, मान लो कि KCK प्लस K+1CK, और ऐसे ही करते करते जब ये आगे तक जाता है और यहाँ बन जाता है मान लो NCK, तो इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता है आपका N+1CK+1। ये मेरे को पता है, ये मेरे को पता है, राइट, इसमें अपने को कोई डाउट नहीं है, ये अपने को आता है। ओके, पर अगर इसी डायरेक्ट मैं ले रहा हूँ कि मान लो ऐसी, मान लो कुछ बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए हैं और उनका सम मुझे आता है, मान लेते हैं उससे सम को बोल देते हैं, मान लो चलो इस सम को हमने x बोल दिया, सही है। अगर मैं अब ये पूछूं तुमसे कि अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा प्लस 4 डेल्टा प्लस 5 गाम ये फाई और मान लेते हैं 6 थीटा, अब ये कैसे निकालोगे। ठीक है, ये तो जनरलाइज कर दिया मैंने, तो इसमें हम इतना तो काम कर सकते हैं ना कि हम इसको ऐसे लिख लें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस फाई, ठीक है, प्लस थीटा, इतना मैंने अलग कर लिया। फिर प्लस में, अब देखो अल्फ़ा तो खत्म हो गया पर बीटा भी जिंदा है, तो बीटा प्लस गामा है ना प्लस डेल्टा प्लस फाई प्लस थीटा। फिर प्लस में, अब देखो यहाँ पे 2 बीटा था वो दोनों जगह पे आ गया, तो अब ये खत्म हो गया। अब खानी कहाँ से शुरू होगी, गामा से, तो गामा फिर डेल्टा फिर फाई है ना एंड फिर थीटा। फिर अब देखो गामा 3 थे वो भी खत्म हो गए सारे के सारे। अब शुरू कहाँ से होगा, डेल्टा से, तो डेल्टा प्लस फाई प्लस थीटा, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम आगे तक कर सकते हैं, जिसमें मुझे ये पक्का पता है कि ये तो पक्का एक्स ही होगा, और मैं इसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूँगा। वो डिपेंड करेगा कि अल्फा बीटा गामा ये सब चीज़ें हैं क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ लगा दी, क्योंकि मेरे को यहाँ पर भी ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है MCM, ठीक है, MCM है। पर अगर तुम ये देखना चाहो तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, क्योंकि ये लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है NCM प्लस 2 टाइम्स N-1 CM प्लस N-2 CM, और यहाँ लिखा है 3, फिर इसके आगे क्या लिखा हुआ होगा 4 N-3 CM। तो ये इन्होंने कुछ नहीं करा यहाँ पे, जैसे NCK होता है तो NCK से ठीक पहले क्या होगा N-1 CK, ठीक है, फिर इससे ठीक पहले क्या होगा प्लस में N-2 CK, है ना, और ऐसे करते करते जाएगा ये आगे तक। ठीक है, तो वही चीज़ इन्होंने लिख दी है उल्टी तरफ से, बस फर्क क्या है कि हमें पता होता है हमेशा नॉर्मल के लिए, पर इन्होंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3 से कर दिया, यहाँ से 4 पे कर दिया, है ना, और ऐसे आगे करते करते ये लोग इस टाइप से चलेगा कहाँ तक N-M+1, और यहाँ लिख दिया MCM, ये उन्होंने किया और बोला कि ये इसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे डंडा नहीं है, ठीक है, इस टाइप से हमसे पूछा गया। तो मैंने फिर से वही काम करा जो मैंने तुम्हें अभी समझाया भी था कि पहले एक एक को ले लो, तो मैंने NCM ले लिया इसमें से। अब इसमें ये मेरे पास 2 हैं तो मैंने एक ले लिया इसमें से, तो N-1 CM तो आई गया ना। फिर ये 3 थे, मैंने इसमें से एक ले लिया N-2 CM। फिर ये मेरे पास 4 हैं, इसमें से भी मैंने सिर्फ एक तोड़ के लिख लिया अपने पास N-3 CM, और ऐसे ही करते करते मैंने हर एक से सिर्फ एक एक लिया, ऐसे मैंने इसमें से भी सिर्फ एक लिया अपने काम का MCM। ठीक है, ऐसे करके समझ में आ गई बात। फिर प्लस में अब देखो NCM तो खत्म हो गया, पर अब ये मेरे पास सिर्फ एक बचा हुआ है, तो मैंने यहाँ से शुरू किया फिर से N-1 CM। फिर अब देखो यहाँ पे अभी भी मेरे पास 2 बचे हुए हैं, तो मैंने उसमें से एक ले लिया N-2 CM, फिर अगेन N-3 CM, और ऐसे ही करते करते आखिरी में मैंने फिर से एक और ले लिया MCM। ठीक है, अब ये अगर मैं करता जाऊँ ऐसा मैं हर बार कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मैं हर बार करूँगा, ऐसे बहुत सारे ब्रैकेट्स बनते चले जाएंगे। जैसे ये वाला ब्रैकेट, ये इस वाले ब्रैकेट की शुरुआत कहाँ से होगी, क्योंकि अब N-1 CM भी खत्म हो चुका है, तो अब शुरू होगा N-2 CM से, फिर आएगा N-3 CM एंड सो ऑन टिल MCM। ठीक है, फिर अब इस वाले ब्रैकेट की शुरुआत कहाँ से होगी, N-3 CM से, ठीक है, एंड सो ऑन टिल MCM। ठीक है, और ये चलता रहेगा बिल्कुल जो आखिरी टर्म होगा, जो सबसे आखिरी टर्म होगा। मान लो कि ये सीरीज सिर्फ यहीं तक होती, मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे 4 टर्म्स होते, तो सबसे आखिरी टर्म ये वाला बचता। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये होने वाला है, आखिरी में कुछ ऐसा बचेगा, आखिरी में क्या बचेगा M+1 CM हो रहा होगा यहाँ पर कहीं पे M+1
एम प्लस वन सी एम होगा, है ना। इससे ठीक पहले क्या होगा, इससे ठीक पहले क्या होगा, एम प्लस वन सी एम, यही तो होगा एम प्लस वन सी एम। और इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा यहाँ पर, हम ये भी निकाल सकते हैं एक्जैक्टली कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, पर कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ कांस्टेंट जो होगा वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। पर ये जो कांस्टेंट होगा एम प्लस वन सी एम, ये ऑलरेडी बहुत सारी बार यूज़ हो चुका है। अच्छा, आपको बोलेगा कितनी बार यूज़ हो चुका है, तो देखो ये है एन, ये है एन माइनस वन, ये है एन माइनस टू, ये है एन माइनस थ्री, ऐसे करते 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 आखिरी में क्या आ रहा होगा, आखिरी में ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म सेम हो जाएगा। मुझे बताइए, थोड़ा टफ है समझने के लिए, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तुम बस इतना समझो जिससे कि तुम जल्दी समझ जाओगे ये क्या लिखा हुआ है। अगर मैं इतने की बात करता हूँ, ये इतना जो पोर्शन है ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये ऐसा है ना, के सी के प्लस वन सी के, और ऐसे करते करते एन सी के तक, राइट। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा एन प्लस वन सी के प्लस वन, एन प्लस वन सी के प्लस वन, यानी कि एम प्लस वन। तो ये मेरा पहले ब्रैकेट का आंसर आ गया। अगर मैं दूसरा ब्रैकेट देखता हूँ तो यहाँ पर लिखा देखो एम सी एम, फिर यहाँ पे कहीं होगा एम प्लस वन सी एम, मतलब बेसिकली के सी के प्लस के प्लस वन सी के, और ऐसे करते करते कहाँ तक गया, के माइनस वन तक गया। तो के माइनस वन में एक बढ़ा दो तो आ जाएगा, सॉरी एन माइनस वन में एक बढ़ा दो तो आ जाएगा एन, और सी में फिर एम है तो एम में एक बढ़ा दो तो क्या आ जाएगा, एम प्लस वन। सही है। अगर मैं तीसरा वाला ब्रैकेट देखता हूँ तो क्या आएगा, एन माइनस वन सी एम प्लस वन, कुछ नहीं करना है, फिर से वही हो रहा है, यहाँ पे के सी के है और गया कहाँ तक है, एन माइनस टू सी के तक, राइट। तो एन माइनस टू का एक बढ़ा दो और एम का एक बढ़ा दो तो एन माइनस वन सी एम प्लस वन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर मानो ये वाला ब्रैकेट ले लो, तो इस वाले का क्या आंसर आएगा, इस वाले का आंसर आएगा एन माइनस टू सी एम प्लस वन। ठीक है, और सबसे आखिरी में क्या हो रहा होगा, सबसे आखिरी में अगर मैं इस सीरीज़ को देखता हूँ तो अब इस सीरीज़ में भी तुम्हें एक पैटर्न देखने लग गया होगा कि एम प्लस वन एम प्लस वन एम प्लस वन एम प्लस वन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एन प्लस वन। बेसिकली ऐसा हो सकता है कि आखिरी टर्म बिल्कुल ऐसा बन रहा हो, एम प्लस वन सी एम प्लस वन। अब यही क्यों बन रहा होगा, है ना, हम ये ऐसे कैसे मान लें, क्योंकि इसमें जो आखिरी टर्म होगा वो ये होगा एम प्लस वन सी एम सी एम। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा, एम प्लस वन सी एम प्लस वन ही बन जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं तो जल्दी से थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ तो तुम ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखो ये जो टू लिखा हुआ है ये एक्चुअल में आया कहाँ से होगा, अगर मैं एन के टर्म्स में ला रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा बना होगा, एन माइनस टू। ठीक है, पर यहाँ लिखा है एन माइनस वन, मैं एक्चुअली इसके टर्म्स में लाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ बन जाएगा एन माइनस वन एंड देन अगेन माइनस वन। ठीक है, तो देखो तुम ये क्या बन गया, ये बन गया एन माइनस, यहाँ बन गया एन माइनस टू, और इससे क्या आंसर आ गया, एन माइनस एन प्लस टू। तो ये एन और एन कट गया, सिंपल टू आ गया, तो ये यहाँ पर ऐसे टू आ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे टू डाल दे तो एन माइनस टू डालते यहाँ क्या बन जाएगा, एन माइनस थ्री, तो आंसर कितना आ जाएगा, थ्री। तो यहाँ पे आ गया थ्री। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं इसी मैकेनिज्म को फॉलो करता हूँ अपने, तो जहाँ पे मैंने ये मैं क्या कर रहा हूँ, डिग्री डाल रहा हूँ मैं, एन माइनस वन एन माइनस टू डिग्रीज हैं ये, तो यहाँ पे सबसे आखिरी में क्या एम है, तो अगर तुम यहाँ पे एम डालते हो डिग्री एम, तो तुम देख सकते हो तुम्हारा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये आंसर कितना आ गया भाई साहब आपका, एन माइनस एम प्लस वन, और वही यहाँ पे उसने लिख रखा है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट। तो चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो तुम्हारे सामने मैंने वो लिखा है जो मैंने तुम्हें भी समझाया था, उसका और शॉर्टकट वाला फॉर्मेट लिख दिया, अल्फा प्लस टू बीटा प्लस थ्री गामा प्लस फोर डेल्टा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा से करके गामा तक जोड़ दिया, फिर बीटा से गामा तक, फिर गामा से डेल्टा तक, फिर डेल्टा से, है ना, ऐसे जोड़ दिया हमने इसको। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिल्कुल सिंपल सा, 5C2। ठीक है, यहाँ लिख दो 2 इंटू 5C3, सॉरी हम इसको तो चेंज करेंगे ही नहीं, यहाँ तो सिंपल 2 ही लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, इसको कम करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ बन रहा है 4C2, फिर 3 इंटू यहाँ बन रहा है 3C2, फिर 4 इंटू यहाँ बन रहा है 2C2, बस यही है। देखो अरे ऐसे मान लो ना, क्या करा मैंने यहाँ पर, ये जो तुम्हें एग्जाम्पल, ये जो तुम्हें इस क्वेश्चन में जो सीरीज दे रखी है ना, ये पूरी लंबी वाली सीरीज, इसमें मैंने n को मान लो 5 डाल दिया है और m को मैंने यहाँ पर 2 डाल दिया है, तो पूरी सीरीज आ जाएगी, उसमें टोटल इतने टर्म्स होंगे। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5C2 प्लस 4C2 प्लस 3C2 प्लस 2C2। ये तो हो गया, जब मैंने सब में से एक एक टर्म ले लिया। अब 5C2 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो ये 5C2 यहाँ पे खत्म हो गया। अब 2C2 ये बचा हुआ है यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया 4C2। ये मैं उनको समझा रहा हूँ जिनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल से शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब देखो 2C2 था, तो एक बार 4C2 यहाँ पे आ गया और एक बार यहाँ पे 4C2 आ चुका है, तो अब ये दो बार जो 4C2 था वो खत्म हो चुका है। अब इसमें से भी सिर्फ एक बार बचा है, 3 इंटू 3C2 जो था उसमें से एक बार आ चुका, दूसरी बार आ चुका, अब ये मैंने लिख दिया तीसरी बार। अब 3C2 भी खत्म हो गया, और फिर क्या आएगा 2C2, एंड फिर फाइनली आखिरी बार आएगा 2C2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर कितना होगा अभी, 5 को एक बढ़ा दो, 2 को एक बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 6C3। ठीक है, फिर सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5C3। सही बात है ना, इसका एक बढ़ा दो और इसका एक बढ़ा दो, फिर ये जो लिखा हुआ है इसका क्या आंसर आ जाएगा, 3 का ये बढ़ा दो, 2 का एक बढ़ा दो, तो बन जाएगा 4C3। और फिर ये जो लिखा हुआ है 2C2, अब 2C2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3C3, मेरा मन है वो, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 3C3, चाहे 3C3 बोलूँ, चाहे मैं 7C3 बोलूँ, चाहे 98C98 बोलूँ, वो मेरा मन है, क्योंकि आंसर हर बार वहीं आने वाला है।
ठीक है, अब ये अपने आप में फिर से सीरीज बन गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 7C4। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर मैं कर रहा हूँ और तुम समझ गए होगे जहाँ तक है कि आखिरी में फिर से दो ही टर्म्स बचते हैं, है ना, आखिरी में ले देकर के दो ही टर्म्स बचने हैं। तो इधर भी यही हो रहा होगा कि आखिरी में कौन सा टर्म बचेगा, एक तो ये वाला बचेगा m+1 CM प्लस MCM, पहले तो ये वाला बचेगा और फिर प्लस में सिर्फ ये बच रहा होगा MCM। ठीक है, तो जब मैं सब कुछ जोड़ दूंगा तो m+1 CM प्लस MCM ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा m प्लस, है ना, m प्लस, एक मिनट यहाँ पे क्या बन रहा होगा, ये मैंने यहाँ लिखा होगा, एक मिनट, यहाँ मैंने नीचे समझाई नहीं समझाई इसलिए गड़बड़ हो रही है ना। तो देखो MCM है, फिर ये m+1 CM है, तो यहाँ बन जाएगा m+2, इसका एक बढ़ा दो और इसका एक बढ़ा दो, तो यहाँ बन जाएगा m+2 C m+1, और फिर प्लस में यहाँ क्या है MCM, तो इसको मैंने लिख दिया m+1 C m+1, जस्ट लाइक जैसे मैंने इसको लिखा था 2C2 को 3C3, और अब ये अपने आप में फिर से एक सीरीज बन गया। तुम खुद देख सकते हो ये चीज़ कि m+1 CM से शुरू हो रहा है, फिर m+1 CM+1 से शुरू होते हुए कहाँ जा रहा है, n+1 CM+1 तक। बाकी तुम देख सकते हो हर जगह पे m+1 है, तो इट इज जस्ट लाइक KC क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और आखिरी तक क्या हो गया, आखिरी में क्या हो गया NC तो n एक बढ़ा दो, k एक बढ़ा दो, तो n+1 को एक बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा n+2 हो जाएगा, और c में फिर m+1 को एक बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा m+2, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये आंसर समझ में आया ना आए, ये अगर तुम्हें समझ में आ गया, ये मेन, ये था मेन जो सार है इस ऊपर वाले क्वेश्चन का, वो ये है। ठीक है, अगर तुम ये कर पाते अपने आप तो तुम ऊपर वाला क्वेश्चन भी अपने आप कर लोगे, चाहे अभी करो चाहे जब तुम थोड़े मैच्योर हो जाओगे, थोड़ा और क्वेश्चन करने लगोगे, तब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि क्या करा है मैंने यहाँ पर, कि क्या खिचड़ी सी लिखी हुई है एकदम। पर अगर तुम्हें ये वाला समझ में आ गया तो फिर तुम्हें आगे जाके पक्का समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जिसको समझ में नहीं आया उसको फिर लेक्चर्स दोबारा देखने की जरूरत है, क्योंकि उसको फिर बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि करा ही क्या है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा थोड़ा कुछ किया है, मतलब ये चीज़ तो समझ में आई रही होगी ना, ये इसमें क्या बड़ी बात है ना। चलो बढ़िया, चलो अच्छा है। अब जरा इस वाले को कहते हैं 34th वाले को, ये सिंपल है काफ़ी, थोड़ा दिमाग खुल जाएगा। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट, ये जो सिग्मा में दे रखा है ये 8/3 के बराबर है। ठीक है, तो देखते हैं इस वाले को। पहला पॉइंट दे रखा है सिग्मा r = 0 से लेकर के 4 तक है, और कुछ तो मेरे को ये सब भी दिख रहा है ना यहाँ पर, क्या, एक तो r फैक्टोरियल है, ठीक है, फिर दे रखा है 4 - r फैक्टोरियल। इसको देखते ही दिमाग में आना चाहिए ये चीज़, NCR कितना होता है, क्या होता है, नीचे ऊपर आता है n फैक्टोरियल और नीचे क्या होता है n - r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। यहाँ पे पक्का ऊपर एक 4 फैक्टोरियल आ रहा होगा कहीं ना कहीं से, नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक 4 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, फिर दे रखा है 5 की पावर 4 - 3 और x की पावर r, इस टाइप का कुछ दे रखा है। तो 5 की पावर 4 - r है और x की पावर r भी है। ठीक है, तो पहले तो मैंने इतने पोर्शन को देखा, जरा उसको भी बाद में देख लेंगे। तो ये तो पक्का NCR 4CR बन रहा है, क्या बन रहा है 4CR, ठीक है ना, तो ये बन रहा है 4CR 4CR, तो 4CR तो बन रहा है, और फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, एक मिनट, यहाँ पे आ रहा है x की पावर r, ठीक है, और क्या आ रहा है 5 की पावर आ रहा है, 5 की पावर 4 - r है। इस 4 फैक्टोरियल को बाहर निकाल दो, क्योंकि ये तो सिंपल कांस्टेंट ही था, तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ बन गया 1/4 का फैक्टोरियल। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। पर इसको देख के तुम क्या समझे, इसको देख के हम क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि ये कुछ ऐसा बन रहा है 5 + x और उसकी पावर 4, इतना पोर्शन जो है। आई होप तो समझ में आ गया होगा अगर अभी तक फॉलो किया है, क्योंकि इसका जनरल टर्म क्या बनेगा 4CR, और फिर 5 में क्या आएगा 4 - r, और फिर x में क्या आएगा x की बार r, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या बड़ी बात है इसमें, और सिग्मा लगा करके पूरा एक्सपेंशन खोल दिया उन्होंने एक ही बार में। ठीक है, तो बढ़िया ये चीज़। तो अगर मैं अब देखूँ इस वाले को तो क्या कर सकते हैं, बेसिकली ये बन गया 5 + x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, यही तो बोला है। और बोला है द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट, कि ये वाली जो चीज़ है वो बराबर है 8/3 के। ठीक है, तो अगर ये 8/3 के बराबर है, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 फैक्टोरियल होता है 24, तो 4 × 3 × 2, हाँ 24, तो 24 4 × 6, तो इसने एक्चुअल में यहाँ पे 2 कर दिया, तो यहाँ पे बेसिकली 8 बन गया, तो ये 64 बन गया। ठीक है, 64 बन गया, 64 बन गया ये। ओके, तो अब बेसिकली जो ये 64 है, ये एक्चुअल में 8 का स्क्वायर होता है ना, ये 8 का स्क्वायर है, पर हमें तो 4 में चाहिए, तो 8 का भी अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा तो बन जाएगा 2√2, तो 2√2 की पावर 4 होता है बेसिकली, और क्या 2√2 की पावर 4, यानी कि 5 + 6 जो 5 + x जो है वो बराबर होगा 2√2 ±2√2 ऑब्वियसली। फिर अगर ये प्लस के बराबर है तो x कितना आ गया, तो आ गया 2√2 - 5, यानी कि पहला ऑप्शन, और अगर ये माइनस भी यहाँ लगा देंगे तो -2, यानी कि आपका डी ऑप्शन। तो ए और डी इसका आंसर हो जाएगा 34th वाले का।
ठीक है, अब इधर आ जाते हैं 35th वाले पे। 35th वाले में उसने क्या बोला है, कुछ अलग टाइप वाला यूज़ करेंगे। हाँ, तो 35th वाले में उसने बोला है इफ़ बी स्क्वायर माइनस ए सी, सॉरी बी स्क्वायर इज लेस देन ए सी, द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज व्हाट। ओके, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स कितना होगा, सिंपल एक्स को 1 डाल दो, तो इसमें जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे 1 डाल दिया जाए, तो ये बन जाएगा ए अल्फा स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह तो सिंपल 1 डाल दिया, तो यहाँ प्लस में 2b अल्फा प्लस सी, और इस पूरे की पार है, ये बन रहा है सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब क्योंकि ये इसका सम ऑफ कोएफिशिएंट है और हमसे पूछा गया है कि जो इसका सम ऑफ कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, और उसके हिसाब से बताना है कि ए और सी की क्या वैल्यू होगी। अब यहाँ पे कुछ कुछ तो मतलब करा है ना, क्योंकि बी स्क्वायर इज लेस देन ए सी दे रखा है, तो मैंने सोचा कि चलो इसका डी निकाल के देखते हैं कुछ हो जाए। ठीक है, तो अगर इसका डी निकालूंगा तो डी कितना होगा इसका, 4b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और हमको पता है कि बी स्क्वायर इज लेस देन ए सी, अगर बी स्क्वायर इज लेस देन ए सी दैट मीन्स कि 4b स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन 4ac, यानी कि बेसिकली 4b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन जीरो है। दैट सिंपली मीन्स कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन जीरो है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन जीरो है। सोचो, क्योंकि इसका डी लेस देन जीरो है और पहला ऑप्शन मुझसे बोला कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर डी लेस देन जीरो है और ए ग्रेटर देन जीरो है, तो ये जो लिखा हुआ है अल्फा के टर्म्स में, ठीक है, तो मान लेते हैं इसको कुछ भी बोल दो, मानो उसको एफ बोल दिया, तो एफ जो है वो पक्का ग्रेटर देन जीरो होगा। बोलो, अरे क्वाड्रेटिक में जानते हैं हम लोग इस चीज़ को, अगर ऐसे लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इस क्वाड्रेटिक का तुम्हारा डी लेस देन जीरो है और ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, दैट सिंपली इंप्लाइज कि ये जो क्वाड्रेटिक होगा ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो अगर ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो है तो चाहे एन ऑड हो चाहे इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ की पावर चाहे एन हो चाहे ऑड हो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो ए ऑप्शन एकदम सही है। सेकेंड ऑप्शन में उसने बोला है सी, इफ सी इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो हमारा एक चीज़ सुनो, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अब हमें सिर्फ फिर से इतना दे रखा है कि डी इज लेस देन जीरो और सी, अब देखो ये चीज़ मैंने क्वाड्रेटिक में बता रखी है कि सी का मतलब क्या है, यहाँ पे सी का मतलब होता है एफ जीरो। फंक्शन के अंदर अगर मैं जीरो डाल दूंगा तो सी आएगा, देखो ना यहाँ पे अगर मैं अल्फा की जगह पे जीरो डाल दूँ, भाई यहाँ पर देखो वैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारा ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, पर यहाँ पर उन्होंने एक्स की जगह पे अल्फा एज अ वेरिएबल यूज़ किया है, ऐसे मान सकते हो तुम। तो अल्फा की जगह पे अगर मैं जीरो डाल दूंगा तो ए इंटू जीरो खत्म, 2b इंटू जीरो ए भी खत्म, सिर्फ सी बचेगा, तो एफ जीरो कितना आ रहा है, सी आ रहा है, और उसने मुझे दे रखा है कि सी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि फंक्शन की वैल्यू जीरो पे ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब समझते हो कि डी लेस देन जीरो है, तो जो ग्राफ होता है फंक्शन का वो डेफिनेटली अगर जीरो के ऊपर है, अगर जीरो के ऊपर है तो फिर वो पूरा ही ऊपर होगा, क्योंकि डी लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होगा या तो वो पूरा ऊपर होगा या फिर पूरा नीचे होगा। अगर जीरो पे पॉजिटिव है दैट मीन्स कि पूरा ग्राफ ऊपर ही होगा, और अगर पूरा ऊपर होगा दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव है, तो ये भी सही है। अब बोला है सी लेस देन जीरो, अगर सी लेस देन जीरो है यानी कि एफ जीरो जो होगा वो लेस देन जीरो है, यानी कि अब वो बोला है ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये वाला कुछ हो रहा है कि एफ जीरो पे आंसर नेगेटिव आ रहा है। अगर एफ जीरो पे आंसर नेगेटिव आ रहा है तो फिर हर वैल्यू के लिए नेगेटिव आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि डी लेस देन जीरो है, तो या तो पूर्ण रूप से हर एक अल्फा के लिए आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, या फिर हर एक अल्फा के लिए आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या आंसर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पर ये तो चलो नेगेटिव हो गया, पर उसने बोल दिया एन हमारा इवन है, अगर एन मेरा इवन है तो अगर मानो -2 होता, मानो -2 एक ऑड नंबर है, सॉरी -2 एक नेगेटिव नंबर है, तो इसकी पावर अगर मैं कर दूँ 698, तो ये पक्का क्या हो जाएगा 2 की पावर 698। कहने का मतलब ये है कि ये बेसिकली एक पॉजिटिव नंबर में अपने आप चेंज हो जाता है जब ये इवन होता है, तो ये अभी भी सही है। माना कि इसकी वजह से नेगेटिव हो रहा था, पर क्योंकि इवन है इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अब फिर से सोचते हैं, अब मुझसे बोला गया कि ए इज लेस देन जीरो, तुम सोच पा रहे हो कि क्या गजब का क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। अब यहाँ देखा है ए इज लेस देन जीरो, अगर ए लेस देन जीरो हो गया और डी भी लेस देन जीरो है, दैट मीन्स कि ये जो फंक्शन है, ये जो हमारा जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है एफ एक्स, एफ अल्फा, चले यहाँ पे एफ अल्फा मान लेते हैं, तो एफ अल्फा जो ये मेरा फंक्शन है ये पक्का लेस देन जीरो होगा हर अल्फा के लिए, हर अल्फा के लिए पक्का लेस देन जीरो होगा। और मजे की बात देखिए कि अंदर तो नेगेटिव था ही, और इसकी पावर उसने बोल दिया कि एन हमारा ऑड है पक्का। इसका मतलब क्या हो गया कि अंदर एक नेगेटिव वैल्यू है, मान लेते हैं -2, और इसके बाद अगर एक ऑड वैल्यू है 773, तो तुम कुछ भी कर लो तुम्हें माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव ही रहेगा आंसर, एंड दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं, ए बी सी डी। ओके, तो आई होप सो मजा आया होगा इस बारे में। अब यहाँ पे बोला है कि इफ ए नॉट ए वन ए टू ऐसे करते करते आर दी कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x + x स्क्वायर होल की पावर n इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x, मतलब इतनी सी बात को ऐसे बोला गया है कि 1 + x + x स्क्वायर होल की पावर n जो है उसको अगर मैं असेंडिंग पावर्स ऑफ x, मतलब कुछ नहीं, सिंपल ए नॉट फिर a1x फिर a2x का स्क्वायर एंड सो ऑन, इसकी डिग्री कितनी है 2n, तो ये जाएगा a2n x की पावर 2n तक, बस ये बोला है उसने। ठीक है, इतना बोल दिया उसने। अब बोला है कि प्रूव दैट कि a0 a1 माइनस a1 a2 प्लस a2 a3 एंड डॉट डॉट ये होता है इक्वल्स टू 0। तो मैं याद आ रहा है हमने इस टाइप की चीज़ कहीं तो देखी है,
कहाँ देखी हम लोगों ने? ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा था जिसमें हम ये निकाल रहे थे कि ए नॉट का स्क्वायर, फिर ए वन का स्क्वायर, फिर ए टू का स्क्वायर, ठीक है ना? इस टाइप का कुछ हो रहा था इसमें। याद आ रहा है कुछ? कुछ याद आ रहा है? उसमें मैंने बोला था कि अगर दो एक्सपेंशंस थे, हम लोगों ने बोला था कि एक्स को रिप्लेस कर दो वन बाई एक्स के साथ। तो जब दो एक्सपेंशंस को मल्टीप्लाई किया था, तो जब उनके साथ साथ वाले से कर रहे थे तो एक्स की बार टू एन का कोएफिशिएंट आ रहा था, है ना? याद आ रहा होगा, हम लोगों ने कर रखा है ऑलरेडी, प्रीवियस वाले में किया था। लेकिन अगर इसके अलावा मैं किसी और से कर दूंगा तो फिर क्या होता है, ए जीरो जो था वो ए वन से मल्टीप्लाई हो जाता था। कुछ तो याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो इसको करके दिखाता हूँ कैसे हो रहा है ये। ठीक है, इसको हमने कहाँ किया था वो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। हम लोग कौन से क्वेश्चन में ये चीज़ करी है? ठीक है, कहाँ करी है, कहाँ करी है? मैंने बताया नहीं था तुम्हें कि माइनस वन बाई एक्स डाल दो, इसके अंदर रिप्लेस कर दो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला खोल के देख लो चाहो तो। ये 17th क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या बोला था कि एक्स को रिप्लेस कर लो माइनस वन बाई एक्स के साथ। ठीक है, तो वहाँ पे जो हो रहा था बिल्कुल एक्जैक्टली यही करना है, बस मैंने थोड़ा आगे पूछ लिया था, तुम्हारा को थोड़ा लग रहा होगा, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो फिर से वही करा हम लोगों ने, रिप्लेस एक्स बाय माइनस वन बाय एक्स। तो वन प्लस ये वाला तो था ही, अगर माइनस वन बाई एक्स डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, वन माइनस वन बाई एक्स प्लस में वन बाई एक्स का स्क्वायर होल की पावर एन। यहाँ बन गया है ए नॉट माइनस ए वन बाई एक्स, फिर प्लस में ए टू बाई एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस में बनेगा ए थ्री बाई एक्स का क्यूब डॉट डॉट, और फिर यहाँ बनेगा कि इवन है तो यहाँ बनेगा ए टू एन बाई एक्स की पावर टू एन, और ये पॉजिटिव होगा। अब इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, डेफिनेटली हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेते ही ये नीचे आ जाएगा एक्स की पावर टू एन, और ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा ए नॉट एक्स की पावर टू एन माइनस ए वन एक्स की पावर टू एन माइनस वन, फिर प्लस में ए टू एक्स की पावर टू एन माइनस टू, एंड सो ऑन, आखिरी में आएगा प्लस में ए टू एन। अब ये जो एक्स की पावर टू एन है इसको हम सीधे एल एच एस पे ले आते हैं, तो ये बन जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? यहाँ पे इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन कॉमन ले लोगे तो अंदर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इस पूरे की पावर एन। ओके, अभी तक हम इतना बोल पाए हैं। ओके, परफेक्ट। अब क्या करें? अब क्या लगता है? तो अब कुछ नहीं करते हैं, अब इस वाली चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, वही हम लोगों ने प्रीवियस वाले में भी किया था। पर अब उसमें फ़र्क क्या है? जो प्रीवियस वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या चाहिए था? उसमें हमें चाहिए था ए नॉट का स्क्वायर माइनस ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर एंड सो ऑन। उसमें हमने क्या किया था? मैंने बोला था एक्स की पावर टू एन का कोएफिशिएंट निकाल ले, तो वो ए जीरो और ए जीरो मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर ए वन जो था वो ए वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ऐसे था। पर हमारे को यहाँ पर क्या चाहिए? ए जीरो इंटू ए वन। अब तुम सोच को देखो जरा, अगर इसको साथ साथ लिखता हूँ, यहाँ पे साथ साथ में लिख देता हूँ, तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू का एक्स स्क्वायर, फिर ए थ्री का एक्स क्यूब, इतने सफिशिएंट रहेंगे तुम समझाने के लिए। फिर आखिरी में आ रहा होगा ए टू एन एक्स की पावर टू एन। ये लिखा है, ये लिखा है वन प्लस एक्स स्क्वायर इस की पावर एन का कोएफिशिएंट। ठीक है, ये मतलब कोएफिशिएंट कह रहा हूँ, ये पूरा एक्सपेंशन है इसका। और फिर क्या है मेरे पास? चलो इसको भी इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन, मैंने इसको लिखा यहाँ पर इक्वल्स टू, ये क्या है? ये है ए नॉट की पावर टू, सॉरी ए नॉट एक्स की पावर टू एन प्लस ए वन एक्स की पावर टू एन माइनस वन, फिर प्लस ए टू एक्स की पावर टू एन माइनस टू, फिर प्लस में यहाँ पे माइनस था, मैं भूल गया, यहाँ पे माइनस था, फिर यहाँ पे भी फिर से माइनस क्या आएगा? यहाँ पे आएगा माइनस में ए थ्री एक्स की पावर टू एन माइनस थ्री, फिर प्लस में डॉट डॉट, फिर प्लस में इसमें फिर से ए टू एन, बस इतना ही आएगा। ठीक है, परफेक्ट। अब हमने क्या करा? अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया था? इधर बन जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर होल की पावर एन। अच्छा, अब इधर क्या बन जाएगा? ये जो लिखा हुआ है, अब ये सब जो चीज़ें मल्टीप्लाई होने वाली हैं, अगर मैं ए नॉट को इसी से करता तो ए नॉट का स्क्वायर बनता, पर मेरे को चाहिए ए नॉट इंटू ए वन, यानी कि मेरे को सिर्फ ये वाला चाहिए। तो क्या बन रहा है यहाँ पर? ये बन रहा है ए जीरो ए वन एक्स की पावर टू एन प्लस वन। ठीक है, अब इस माइनस वाले को देखते हैं, माइनस मेरे को चाहिए ए वन, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए था ए वन ए टू चाहिए ना, हाँ ए वन ए टू चाहिए। तो ए वन ए टू के लिए मेरे को इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे करना पड़ेगा। बेसिकली हर बार क्या हो रहा है? ये टू एन माइनस वन बन रहा है, एक्स ए वन ए टू एक्स की पावर टू एन माइनस वन और टू जोड़ दिया तो क्या बन गया? टू एन प्लस वन। तो तुम समझ गए अब क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं, एक्स की पावर टू एन प्लस वन का कोएफिशिएंट ढूंढना है बस। यहाँ क्या बन जाएगा? प्लस में ए टू ए थ्री एक्स की पावर टू एन प्लस वन। तो बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे एक्स की पावर टू एन प्लस वन वाली, पर इसके अलावा भी तो बहुत सारे आएंगे ना, एक्स की पावर टू एन वाले आएंगे, एक्स सब मतलब बहुत सारे आएंगे, उनसे हमें मतलब ही नहीं है। हमें अब समझ में आ चुका है कि इस एक्सपेंशन में अगर मैं ये ढूंढूँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर टू एन प्लस वन, वही मेरा आंसर है।
तो कुछ नहीं, जो हम लोगों ने पहले किया था वही करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की बार 2n+1 है ना, इन किसमें बोला मैंने 1+x² प्लस एक्स की पावर 4 होल की पावर n। चाहे ऐसे बोल चाहे ऐसे बोल दो कि कोएफिशिएंट ऑफ, मैं कुछ नहीं करूँगा अब मैं, क्योंकि मेरे को इसका तो आता नहीं, मेरे को पता नहीं इसका क्या एक्सपेंशन होगा, पर मेरे को ये बहुत अच्छे से पता है कि 1+x², सॉरी 1+x+x² है ना, ये तो पता है तुम्हें कि 1+x+x² की पावर n, इसका एक्सपेंशन मेरे को आता है। वो क्या होगा, वो होगा a0 a1x एंड सो ऑन टिल a2n x की पावर 2n। तो अब मैं रिप्लेस कैसे करूँगा, तो मैं बोल दूँगा सिंपल ऐसा करो, तुम x² को y मान लो, तुम x² को y मान लो, तो 1 तो 1 ही रहेगा, और x² की जगह क्या रहेगा y, और आपका x की पावर 4 की जगह क्या रहेगा, y का स्क्वायर आ जाएगा, इस पूरे की पावर n हो रहा होगा, राइट, एग्जैक्टली यही। ठीक है, अगर तुमने x² इक्वल्स टू y माना है, तो अब मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो x की पावर 2n+1 है, तो इसको y के टर्म्स में कैसे लिखोगे, पहले x² लिखना पड़ेगा, तो x² की पावर n हो रखा है यहाँ पर, और एक x है ना, ये देखा x की पावर 2n+1 को ऐसे लिख लिया, दैट इज y की पावर n इंटू रूट वाई। रूट वाई क्या होता है, y की पावर 1/2, दैट मीन्स y की पावर n+1/2। तो तुम्हें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ y की पावर n+1/2 इन दिस एक्सपेंशन। अब मेरे को अच्छे से पता है कि अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ 1+y+y² की पावर n, तो ये क्या आएगा, ये आएगा a0, फिर आएगा a1y, फिर आएगा a2y², फिर आएगा सो ऑन टिल a2n y की पावर 2n। चाहे x ले लो चाहे y ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मैं डायरेक्टली क्या बोल देता हूँ, मैंने पिछली बार जब मैंने किया था ना ये वाला क्वेश्चन, तो मैंने बोल दिया था कि x को रिप्लेस कर दो, x² को रिप्लेस कर दो x के साथ, क्योंकि तुम समझ ही पा रहे हो कि चाहे मैं x के लिए सोचूं चाहे मैं y के लिए बोलूँ, बात वही है, इसलिए बोल देते हैं ऐसा, वरना ये मैथमेटिकली गलत है, मैथमेटिकली गलत है, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि रिप्लेस x² बाय x, तो मैथमेटिकली गलत है ये, इसका मतलब क्या है, x² को तुमने पहले y माना है, और फिर ये y ही एक्चुअल में x की तरह ही बिहेव करेगा, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसलिए उसको क्रूड लैंग्वेज में ऐसे बोल दिया जाता है। तो ये ऐसे लिखोगा यहाँ पर। अब सोच के देखो, y की बार n+1/2 जो है, ये जो चीज़ है, इसने सारा काम तमाम कर दिया, क्योंकि n+1/2 जो है वो तो कभी यहाँ पे आना ही नहीं है किसी भी हालत में, है ना। तुम सोचो ना, यहाँ पे क्या था, यहाँ आएगा y², ऐसे करते करते बीच में कहीं पे y की पावर n भी आ रहा होगा, y की पावर n+1 भी आ रहा होगा, पर ऐसे करते करते सीधे y की पावर 2n हो जाएगा, y की पावर n+1 डिवाइड बाई 2, ये पॉसिबल ही नहीं है। और क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया, 0। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ y की पावर n+1 इन दिस वन इज 0, दैट मीन्स कि a0 a1 माइनस a1 a2 प्लस a2 a3 माइनस a3 a4 एंड सो ऑन। अगर मैं इसको निकालता जाऊँ तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, अब अगर तुम्हें ये समझ में आ गया, अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई, तो अब तुम देखो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में क्या है भाई साहब, नेक्स्ट वाले में उसने मुझसे बोला है कि तुम्हें निकालना है क्या, a0 a2 माइनस a1 a3 प्लस a2 a4, कुछ इस टाइप से बोला है। और अब तुम देखो क्या फ़र्क है, a0 a2 यानी कि इस बार अगर मैं देखता हूँ तो प्लस माइनस तो अभी भी है, तो इसलिए मैं रिप्लेस तो अभी भी मैं -1/x से ही करूँगा। यहाँ पर भी एक्चुअल मतलब होता है कि -1/y से करूँगा, x इक्वल्स टू -1/y, पर हम बोल देते हैं कि x से कर लो, क्योंकि वो बिहेव सेम टू सेम ही करने वाला है ना, चाहे y से बोलो चाहे x से बोलो, बिहेवियर तो उसका सेम ही रहेगा। तो इधर हमने किससे करना है, a0 को a2 से करना है, a1 को a4 से करना है, a4 लिख लो यहाँ पर x की पावर 4, तो a1 को x, एक मिनट देखूँ जरा, इसी से करना है ना, a1 को a3 से करना है, सॉरी मूवी में करना ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, तो a1 को करना है a3 के साथ, a2 को करना है a4 के साथ। तो ये कितना बन गया, अगर मैं अब इसको देखता हूँ तो मेरे को अब रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, a0 a2, तो बन गया x की पावर 2n+2, फिर माइनस में क्या बन रहा है, a1 a3 x की पावर 2n+2 एंड सो ऑन। मतलब बेसिकली तुम्हें अब x की पावर 2n+2 का कोएफिशिएंट चाहिए, किसके अंदर, वही जो अपना बना था पहले, 1+x² + x की पावर 4 होल की पावर n। इसमें क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n+2 इन दिस वन। ठीक है, तो अगर मैं सोचूं ये ऐसा वाला, तो मैं फिर से वही करूँगा, कोएफिशिएंट ऑफ किसके अंदर, y के अंदर, क्योंकि मैं x को क्या मानने वाला हूँ, y, तो ये बन जाएगा। अब मैं सीधे ये बोलता हूँ कि रिप्लेस, मतलब y मान लो, y को x मान लो, है ना, बात तो वही है, तुम समझ गए अब तो 1+x² की पावर n। ठीक है, तो अगर तुम्हें x² को ऐसे चाहिए, तो ये चाहिए x की पावर, x का स्क्वायर है, ये लिखा है इसकी पावर n+1, कि हम लिख सकते हैं ना x की पावर 2n+2 को तुम ऐसे लिख सकते हो बड़े आराम से। तो ये क्या बन रहा है, y की पावर n+1, और ये तो होता है भाई, एक कोएफिशिएंट ऑफ y की पावर n+1 इन दिस क्या आएगा, a n+1 भाई। इसका जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, a0 + a1x + a2x² और ऐसे करते करते
ए एन प्लस वन एक्स एन की एन प्लस वन ऐसा आएगा ना बीच में कहीं पे, तो बस ए एन प्लस वन इसका कोफिशिएंट होगा। तो बस यही आंसर है इसका। क्या आंसर है भैया? कोफिशिएंट ऑफ ए एन प्लस वन, यानी कि ए एन प्लस वन जो है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा इसके ए ज़ीरो ए टू माइनस ए वन ए थ्री प्लस ए टू ए फोर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। तो वही है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी बढ़िया भी टॉपिक है ये वाला। तो ज़रा 40th क्वेश्चन को अपने आप करो। इस टॉपिक से भी ये एडवांस 2017 में आया था, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, अपने आप ट्राई करके देखो इस वाले को, बहुत ही सिंपल है। तो आई होप से तुमने ट्राई किया होगा, तुम्हें समझ में आने लग गया होगा। ये लिखा है 21C1, या लिखा है 21C2, 21C3, 21C4, 21C10 तक, यानी कि सीधी बोला जाए तो 21C1, 21C2 है ना। पहले मैंने 21 वाले को सब एक तरफ कर लिया, जो काफ़ी हद तक एक लॉजिकल स्टेप हो सकता है, जो हर किसी को ट्राई करेगा। और ये देखा है 21C10 तक, फिर माइनस कॉमन ले लो है ना, सब में से माइनस कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 10C1 प्लस 10C2 एंड सो ऑन टिल 10C10। ठीक है, अब ये तो बहुत ही सिंपल है। ये क्या बन गया? ये बन गया 2 की पावर 10 माइनस। अब ज़रा इस वाले को देखते हैं। ये देखो ज़रा, ये अच्छा खासा बन जाता 2 की पावर 21, पर ये बन ना सका। क्यों नहीं बन सका? क्योंकि हम इसमें ये हमने इस टाइप की चीज़ें भी बहुत कर रखी हैं बेसिकली। अगर तुम इस वाले को देखना चाहो तो ये शुरुआत होगी कुछ इस टाइप से, 21C0, 21C1 है ना, और ऐसे करते करते बीच में क्या आना होगा 21C10, 21C11 एंड सो ऑन टिल आखिरी में आएगा 21C21। बहुत कर रखे हैं हमने इस टाइप के। हमारी रिक्वायरमेंट है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की। पर अगर मैं इस पूरे को देखूंगा तो अगर ये ए है तो ये पूरा भी ए है ना, ये हम जानते हैं, ये सब हम कर चुके हैं अब। क्योंकि 21C0 जो होगा वो इसके बराबर होगा, 21C1 जो होगा वो बराबर होगा 21C20 के, एंड सिमिलरली 21C10 जो होगा वो बराबर होगा 21C11 के। तो ये पूरा ए और ये पूरा बराबर किसके होगा? 2 की पावर 21 के। तो 2A इज इक्वल्स टू 2 की पावर 21। दैट मीन्स कि ए किसके बराबर हो गया? 2 की पावर 20 के। ठीक है, तो 2 की पावर 20 हो गया। पर हमारा रिक्वायरमेंट ए नहीं था, हमारा रिक्वायरमेंट इतना था, तो हमें ये 21C0 माइनस करना पड़ेगा। तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कितना आंसर होना चाहिए? 2 की पावर 20 माइनस 1। ठीक है, परफेक्ट, ओके, बढ़िया। तो ये बन रहा है 2 की पावर 20 माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पर भी 10C1 था, ये 10C0 से शुरुआत होनी थी, तो 10C0 माइनस करना पड़ेगा, तो -1 हो गया। अब ये -1 और 1 कट गया, तो आंसर कितना हो गया? 2 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 10। सिंपल, ऑप्शन नंबर सी। कैन यू इमेजिन की ये आया जी एडवांस 2017 में। अच्छा, एक और चीज़ थी कि कोई तुमसे ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स। अभी तो हम कर रहे हैं सम ऑफ कोएफिशिएंट। मानो किसने बोल दिया कि नंबर ऑफ टर्म्स इन, चलो मानो ये बोल दिया 1 + x + x² होल की पावर n है मान लो, और बोला कि इसका नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। तो ये अभी तुम नहीं बता सकते, ये हम करेंगे मल्टीनॉमियल थ्योरम जब करेंगे ना, उसमें ये सब चीज़ें करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। और मानो उसने बोल दिया कि x की पावर 20 का कोएफिशिएंट बताओ इसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें मल्टीनॉमियल थ्योरम के अंदर करेंगे। अब ज़रा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही एक बढ़िया क्वेश्चन है ना, मतलब एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है और सिखाने वाला क्वेश्चन है। तो अपने आप करो इस वाले को और ये हो भी जाएगा तुमसे, मतलब इसमें ऐसा कुछ महान है नहीं है, तुम कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो आई होप सो तुमने ट्राई किया होगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें ऑब्जर्वेशन ये है कि एक बाइनोमियल का टर्म है और फिर एक हमारा नॉर्मल टर्म है जो हम इसमें से निकाल रहे हैं। फिर देखो, फिर से एक बाइनोमियल का टर्म है और फिर से एक आपका नॉर्मल टर्म है। ठीक है, तो अगर मैं पहले तो ये बोलूँ कि इसने बोला है कि A0 A1 इस टाइप से, तो बेसिकली 1 + x + x², इस पूरे की पावर n जो है इसका एक्सपेंशन उसने उसे बोला है कि इंक्रीजिंग पावर ऑफ x। तो बेसिकली वही चीज़ हो गई कि A0 + A1x, फिर प्लस में है A2x का स्क्वायर, फिर A3x का क्यूब एंड सो ऑन, है ना, ऐसे ही आखिरी तक जाएगा। अच्छा, इसमें उन्होंने ये भी बोला है कि बीच में यहाँ पे कहीं AR भी आ रहा होगा, तो AR वाले टर्म्स भी लिख देते हैं, AR-2 है ना, फिर AR-2 का तो x की पावर R-2 आ रहा होगा, फिर प्लस में क्या होगा AR-1, तो यहाँ पे होगा x की पावर R-1, फिर क्या होगा AR x की पावर R, ये कहीं बीच में हो रहा होगा, और फिर आखिरी में क्या आएगा? आखिरी में आएगा A2n x की पावर 2n। ठीक है, तो ये पूरा मेरा बन रहा है। अब तुम देख सकते हो कि हर जगह में हमें प्लस 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 है, पर यहाँ पे हमारे पास क्या है? माइनस है। तो यानी कि माइनस किसकी वजह से आ रहा है? ये NC1 NC2 इन सब चीज़ों की वजह से आ रहा होगा, पक्की बात है। और अपने को पता है कि अगर तुम्हें ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन चाहिए, और ये भी कुछ नहीं, ये भी सिंपल क्या लिखा है, NC0 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो NC0 माइनस NC1 प्लस NC2, ये सब चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? ये मिलती है हमें 1 - x में। तो 1 - x की पावर n का अगर मैं एक्सपेंशन देखता हूँ तो मेरे को मिलेगा NC0 माइनस NC1x प्लस NC2। मतलब आई होप सो शायद ये तुमने शायद गैस कर लिया होगा। वैसे टफ है गैस करना मेरे लिए, शायद मतलब मेरे लिए, मतलब कि तुम्हारे लिए शायद जहाँ तक है, पर मुझे लगता है कि शायद तुमने गैस कर लिया होगा। शायद ज़्यादा मांग रहा हूँ पता नहीं, पर जो भी है तो ये आ रहा है। ठीक है, अब तुम सोच के देखो कि तुम्हें NC0 के साथ क्या चाहिए। तुम्हें NC0 के साथ चाहिए ये, देखना कितना वो वाला प्रोसेस में, NC0 के साथ तुम्हें ये चाहिए, ये
ठीक है। अगर तुमने, क्योंकि अब मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ डेफिनेटली दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1 माइनस एक्स की पावर n और इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n और इधर क्या होगा, इधर आ रहा होगा NC0 की शादी हुई है अभी अभी AR के साथ और यहाँ बन रहा है x की पावर r। ठीक है, ऐसा नहीं कि NC0 और के साथ नहीं करेगा, पर हम वो शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तुम डेफिनेटली शो करने बैठोगे तो बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे। फिर ये जो NC1 वाला बंदा है ये करेगा किसके साथ, ये करने वाला है इसके साथ। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा NC1 AR-1 और यहाँ बन जाएगा x की बार R-1। मतलब अब ये मैंने इतनी बार करा दिया कि शायद अब समझ में आने लग गया होगा। NC2 वाला जो चीज़ है ये होगी इसके साथ, तो आ जाएगा NC2 x की पावर R-2 और यहाँ पे वो भी तो आएगा। अच्छा ए वाला लिखना भूल गया, चलिए यहाँ लिख देते हैं R-2। अच्छा यहाँ पे R-1 ये सब नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ ये वाला x और x² भी तो था, जिससे ये हट जाएगा और यहाँ पे R-2 हट जाएगा, तो x की बार R ही आ रहा है बेसिकली। तो क्या तुम ये चीज़ समझ पा रहे हो, ये फिर से यही हो रहा है। इसके बाद ऑब्वियसली बहुत सारे और भी टर्म्स होंगे, पर यहाँ पे एक्चुअल में ये हो रहा है कि जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है ना वो एक्चुअली कुछ नहीं, वो है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r अगर मैं देखता हूँ तो वो क्या है, NC0 AR माइनस NC1 AR-1 प्लस NC2 AR-1 AR-2 एंड सो ऑन। जो मेरे को सब निकालना है ना वो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r है किसके अंदर, इसके अंदर, यानी कि 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस x² इस पूरे की पावर n। अच्छा ये तो कहीं देखा कैसा लग रहा है ना, ये क्या चीज़ लिखी हुई है, a माइनस बी A² प्लस B² है ना, A² प्लस B² प्लस AB, यानी कि बेसिकली ये a माइनस बी का होल क्यूब है, यानी कि 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो बेसिकली ये बन गया 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर n, 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर n बन गई है। तो 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर n बन गया। ओके परफेक्ट। अब क्या मैं इसमें x की पावर r निकाल सकता हूँ, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन ये जो है ये किसके बराबर होगा, ये डेफिनेटली इसके बराबर होने वाला है NC0 AR और माइनस NC1 AR-1। ठीक है, फिर प्लस में NC2 AR-2 माइनस में एंड सो ऑन के लिए आगे तक जाएगा ऐसी। ठीक है परफेक्ट, बहुत बढ़िया बात है। पर हम भी समझ गए हैं कि ये जो कोएफिशिएंट मुझे चाहिए यही मेरा एक्चुअल में इसका आंसर होने वाला है। पर क्या तुम ये समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन ने मुझे एक्स्ट्रा एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखी है कि अलग से उसने दिया है कि r इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। अब तुम सोच के देखो कि जो ये एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स क्यूब की बार n, इसमें कुछ भी चढ़ाओगे तो हर बार इसी पे चढ़ने वाला है, यानी कि x की बार 3 जो होगा उसी की पार में मानो k होगा, मतलब कि जो भी कुछ भी आएगा अगर वो x की बार 3 के ही होने वाला है, यानी कि वो x की पार समथिंग, मतलब ये 3 के क्या हो, 3 की क्या चीज़ होती है, 3 की एक ऐसी चीज़ है जो कि 3 से डिविजिबल होगी। तो क्या इसमें कोई भी एक ऐसा टर्म आ सकता है जो कि 3 से डिविजिबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल क्या ऐसा हो सकता है कि मानो x की बार r है जो कि डिविजिबल नहीं है आपका 3 से, तो मानो उसने बोला कोएफिशिएंट ऑफ x की बार 5, क्योंकि x की बार 5 यहाँ पे कभी भी आ सकता है। नहीं, इसमें क्या क्या आ सकता है, अगर तुम 1 डालोगे तो आएगा x³ है ना, और 0 डालोगे तो आएगा 0, अगर तुम क्या 2 डालते हो तो आएगा x की बार 6, 3 डालोगे तो आएगा x की बार 9 एंड सो ऑन, यानी कि कभी भी ऐसा टर्म आ ही नहीं सकता। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि r इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 राइट। तो ये कभी भी इस एक्सपेंशन में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब क्या हो गया, शायद तुम भी समझ गए और मैं भी समझ गया कि इसका मतलब क्या हुआ, अंडा 0। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 0, हेंस प्रूव्ड, मतलब प्रूव नहीं पता नहीं, फिलहाल इसका आंसर जो है वो 0 आ रहा है। तो हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो इसका आंसर सर जी कितना आ रहा है 0, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। अच्छा एक और चीज़ थी कि कहीं हम इसमें कन्फ्यूज हो जाओ, मानो मैंने एक क्वेश्चन ये वाला छोड़ रखा है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट इन x² प्लस 1/x² प्लस 2 की पावर 25। तो यार इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लिखा हुआ है बेसिकली x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। देखो ना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना आएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो इसका ट्राइनोमियल से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी चलो मैं करा दे रहा हूँ। तो ये जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा सिंपल x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यानी कि ये बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 1/x होल की पावर 50। ठीक है, तो x² प्लस 1/x² प्लस 2। ठीक है, इसको तुम बहुत अच्छे से याद रखना, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस में एक टफ क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि फील दे रहा है ट्राइनोमियल की, पर है क्या एक्चुअल में बाइनोमियल। और ये हमें अब करना आता है कि टर्म इंडिपेंडेंट कैसे निकालोगे, भाई सिंपल x की पावर 50 निकाल लो, यहाँ क्या बन जाएगा 1 प्लस 1/x का स्क्वायर होल की पावर 50। तो मेरे को अगर x की पावर 50 चाहिए तो मुझे इसमें से x की पावर -50 निकालना पड़ेगा, यानी कि इसकी पावर कितना करना पड़ेगा 25। तो दैट मीन्स कि 50 C 25, दैट इज द आंसर।
ऑल राइट देन, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, वहाँ करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सम ऑफ सीरीज है ना, इस टाइप ऑफ टॉपिक करेंगे। पर आई होप सो आज की क्लास में मजा आएगा। आज की क्लास में बहुत ज़्यादा अलग अलग लेवल के बहुत ही बढ़िया बढ़िया टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। टाइप 10 वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन एंड अ वेरी वेरी एक्सक्लूसिव वन। पूरा टाइप 10 बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव था डेफिनेटली। ये तो तुमने रियलाइज़ कर लिया होगा अभी तक कि ये सब कहीं नहीं है यूट्यूब पे। ऑल राइट देन, थैंक यू।